तेरी हम ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं। Hey guys! Namaskar, Adab, Shastriakal and Game Show. This is Shailendra Pandey welcoming all of you to your wonderful platform फिजिक्स वाला विक्ट्री बैच में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चा लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट बता दीजिए जरा, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा चल रहा है सभी का जीवन? कैसी चल रही है सभी की दुनिया? पता है क्या बात है? बताइए। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं। लीवर्स। लीवर एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके बॉडी में तो होता ही है हाँ, बॉडी के साथ साथ हमारे जीवन में, ठीक है, हमारे घर में बहुत सारे ऐसी मशीन्स को हम यूज करते हैं जिसको लीवर कहा जाता है। राइट? हाँ। लेकिन सबसे पहले ये बता दो यार, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट बता दीजिए। हाँ तो सर आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? पहले हम लोग करेंगे रिवीजन, फिर हम लोग मशीन्स का प्रिंसिपल सीखेंगे, फिर हम लोग लीवर्स का प्रिंसिपल सीखेंगे, और फिर हम लोग ढेर सारे धुआंधार क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। राइट? मस्त है। क्या बात है? कह रहे हैं सर चश्मा मस्त लग रहा है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। डुगू लाल जी की तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डुगू लाल साहब देखो, ये रहे। हाँ, ये रहे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रहे हमारे डुगू लाल साहब। इनकी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये भी आप लोगों की कुछ मदद करेंगे आज की क्लास में, है ना? डुगी देवी जी भी आपकी मदद कर सकती हैं क्लास में। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होंगे आज की क्लास में। हाँ यस। कृष्णा कह रहे हैं सर जी अपना चश्मा दे दो। अरे यार, ऐसा कैसे? ऐसा कैसे है? चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डुगी देवी भी हैं, वो भी हैं, सभी लोग हैं। चलो, सबसे पहले बेटा हम लोग करेंगे रिवीजन कि जो हम लोगों ने इसकी पिछली क्लास में पढ़ा था। आज जब आपको रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने मशीन्स के बारे में पढ़ा था कि सर मशीन क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे ह्यूमन इफर्ट्स को मिनिमाइज कर रही है उसी को मशीन कहते हैं। ये हम लोग को थ्री इडियट्स वाली मूवी में आमिर खान साहब ने सिखाया था। राइट? तो मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स, जिसको लोड भी कहा जाता है, बाई अप्लाइंग स्मॉल फोर्स, जिसको एफर्ट कहा जाता है, इन डिजायर्ड डायरेक्शन, बाई विच वी कैन ऑब्टेन गेन इन स्पीड ऑल्सो। यानी कि मशीन से ही हम लोग तीन तरह का काम करते हैं। हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में मशीन को यूज करते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर की तरह भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम चेंज इन स्पीड भी, सॉरी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट भी हम लोग कर सकते हैं। ये तीनों तरीके हैं। ठीक है, तीनों तरीके से हम लोग मशीन्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक साथ ये तीनों तरीके अप्लाई नहीं होते। या तो कोई मशीन एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज होगी, या तो एज अ स्पीड मल्टीप्लायर यूज होगी, या तो चेंज इन डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे होंगे। बट एक साथ, है ना, एक साथ हम लोग, एक साथ हम लोग दोनों या तीनों काम यार नहीं कर पाएंगे, है ना? एक साथ हम लोग दोनों या तीनों काम नहीं कर पाएंगे। कोई एक ही काम हम लोग एक साथ कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे। राइट? अब मैंने आप लोगों को इसके बाद कुछ चीजें और पढ़ाई थी, जैसे एक था मैकेनिकल एडवांटेज। सर मैकेनिकल एडवांटेज क्या था? तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिपल एस सिखाया था, जो कि ट्रिपल एस था हमारा मेल। तो एक ट्रिपल एस मैंने आपको सिखाया था, मेल।
मेल, मेल वाला ट्रिपल एस कहता है कि भैया मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो लोड अपॉन एफर्ट होता है। मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो लोड अपॉन एफर्ट होता है। लोड और एफर्ट के रेशियो को ही मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाता है, राइट। तो ये सबसे पहला मैंने आपको ट्रिपल एस सिखाया था। अब बात आई कि सर अगर किसी भी सिचुएशन में लोड की वैल्यू ग्रेटर देन एफर्ट होगी तो फिर सर मैकेनिकल एडवांटेज भी वहां पर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर लोड बड़ा है एफर्ट से, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। अगर लोड लेस देन एफर्ट है, यानी कि नीचे वाला बड़ा हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा। अगर लोड एफर्ट के बराबर हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेज बेटा 1 के बराबर हो जाएगा। अब सोचो, अगर लोड की वैल्यू ज्यादा है एफर्ट से, यानी हमने एफर्ट कम लगाया था लेकिन लोड ज्यादा उठ गया, यानी कि ये फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज हो रहा है। फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज हो रहा है, यानी कि हमने थोड़ा सा फोर्स लगाकर एक कार को उठाने की कोशिश किया, तो कार का लोड बहुत ज्यादा था, हमने एफर्ट कम दिया, है ना। कम एफर्ट देकर अगर हम कार को उठा पा रहे हैं तो इसी को हम बोलेंगे भैया ये फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज हो रहा है, राइट। लेकिन अगर हमने लोड कम रखा है और एफर्ट हम ज्यादा दे रहे हैं, थोड़े से लोड में एफर्ट ज्यादा दे रहे हो, तो भैया इस बार मोशन एक्सेलरेटेड हो जाएगा, यानी उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, तो इसको हम लोग स्पीड मल्टीप्लायर कह सकते हैं, राइट, स्पीड मल्टीप्लायर। लेकिन अगर लोड एफर्ट के बराबर है तो ऐसे में हमने सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन किया होगा और हमने कुछ खास यहां पर नहीं किया होगा, तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वही चीज यहां पर लिखा है कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो फोर्स मल्टीप्लायर, लेस देन 1 है तो स्पीड मल्टीप्लायर, इक्वल टू 1 है तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हो जाएगा, यानी एफर्ट की डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। अब अगला एक चीज मैंने आपको और सिखाया था जिसका था वेलोसिटी रेशियो। सर वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला कैसे याद होगा, उसके लिए एक ट्रिपल एस मैंने और सिखाया था आपको। पहला ट्रिपल एस था मेल, दूसरा ट्रिपल एस सिखाया था मैंने वी रेल, है ना, वी रेल। पहला मैंने आपको सिखाया था मेल, दूसरा ट्रिपल एस था आपका वी रेल। वी रेल वाला ट्रिपल एस कहता है कि भैया वेलोसिटी रेशियो जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। इसी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो एक फॉर्मूला ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था वेलोसिटी रेशियो का, वही फॉर्मूला यहां लिखा है, वेलोसिटी रेशियो इज वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो ये भी फॉर्मूला हो गया मेल एंड वी रेल, ये दो ट्रिपल एस थे। अगर वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर, अगर वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है तो स्पीड मल्टीप्लायर, इक्वल टू 1 हो रहा है तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट है। यानी जैसा रिलेशन हमने पढ़ा मैकेनिकल एडवांटेज के लिए, सेम वैसा ही रिलेशन वेलोसिटी रेशियो के लिए भी देखने को मिलता है, राइट है, क्लियर है। उसके बाद सर वर्क इनपुट का मतलब होता है वर्क डन बाय द एफर्ट। एफर्ट लगाकर हम जो वर्क करते हैं वो इनपुट हुआ, ठीक है, और वर्क डन ऑन लोड जो हुआ, लोड पर जो वर्क हुआ है दैट इज वर्क आउटपुट। हमने जो इफर्ट लगाया वर्क डन बाई इफर्ट दैट इज इनपुट वर्क, एंड वर्क डन ऑन दैट लोड बाय द मशीन दैट इज आउटपुट वर्क, है ना। तो इनपुट वर्क और आउटपुट वर्क दो तरह के वर्क थे। सर इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, जो कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। यानी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो को अगर डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगी, यानी तीसरा फॉर्मूला इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, जिसको हम लोग वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो यही इफिशियंसी हमारा परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो एक इफिशियंसी का ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया बेटा, ये वाला। फिर मैंने नोट में आपको एक पॉइंट और बताया था, वो पॉइंट था प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड वेट ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन। किसी भी मशीन में जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ वेट होता है, साथ ही साथ वहां कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बेटा उसका जो मैकेनिकल एडवांटेज और इसकी जो इफिशियंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन वेलोसिटी रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इट्स वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रिक्शन से या हर एक पार्ट के वेट से, वेलोसिटी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज और इफिशियंसी दोनों डिक्रीज हो जाती है।
बट डिक्रीजेस बोथ इट्स मैकेनिकल एडवांटेज एज वेल एज एफिशिएंसी। फटाफट जरा पोल पर बता दीजिए कितने बच्चों को इतनी चीजें एक बार अच्छे से रिवाइज हो गई हैं। हाँ सर, ये सब चीजें आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था, क्या सर ये अच्छे से समझ में आ गया है? जल्दी से बेटा एक बार जरा सभी लोग पोल पर बता दो, पोल पर सभी लोग फटाफट बता दो बेटा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द डायग्राम शोन बिलो वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट इज। एक अरेंजमेंट है जिसमें एक पुली ये है, दूसरा पुली ये है। हमसे कह रहे हैं कि वेलोसिटी रेशियो बता दीजिए। वेलोसिटी रेशियो के लिए मैंने आपको वी रेल सिखाया है। वी रेल ट्रिपल एस का मतलब है, वेलोसिटी रेशियो का मतलब वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लोड। तो बेटा इस डायरेक्शन में एफर्ट लग रहा है, ये एफर्ट है, इधर से हम खींचेंगे एफर्ट। जब आप इसको खींचोगे तो ये वाली जो रस्सी है वो ऊपर जा रही होगी, ये रस्सी ऊपर जा रही होगी, और रस्सी जब ऊपर की तरफ जा रही होगी तो ये लोड को ऊपर की तरफ खींचेगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी पुल्ली ऊपर की तरफ खिसक जाएगी। अब आपको बस यही बताना है कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट और वेलोसिटी ऑफ लोड का रेशियो कितना है, यानी कि वेलोसिटी रेशियो कितना है। लेकिन इसके लिए पहले मैं एक कंसेप्ट आपको सिखाना चाहूंगा, एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाहूंगा। वो कंसेप्ट सुनो जरा ध्यान से। अगर ये पुली, मान लो अगर ये पुली 1 मीटर ऊपर आ गई, मान लो पुली का सेंटर यहां था, अभी पुली का सेंटर यहां आ गया। मान लो ये जो पुली है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर आ गई, ठीक है। अगर पुली 1 सेंटीमीटर ऊपर आ गई तो बेटा 1 मीटर इधर का वाली रस्सी और 1 मीटर इधर वाली रस्सी, सॉरी 1 सेंटीमीटर, ये दोनों रस्सी फ्री हो जाएगी और ये रस्सी खट से नीचे गिर जाएगी। यानी कि जब पुली 1 सेंटीमीटर ऊपर खिसकता है तो ये वाला जो रस्सी है ये 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ जाता है। फिर से सुनो, अगर ये पुली 1 सेंटीमीटर ऊपर मैं खिसकाऊंगा, अभी पुली यहां पर है, 1 सेंटीमीटर ऊपर खिसकाऊंगा तो 1 सेंटीमीटर इधर का रस्सी, 1 सेंटीमीटर इधर का रस्सी फ्री हो जाएगा। फ्री होगा तो धड़ से इधर नीचे जाएगा। यानी कि जब पुली 1 सेंटीमीटर ऊपर जाता है तो ये वाला रस्सी 2 सेंटीमीटर नीचे आता है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू कितना होगा। सयान खान ने कहा सर क्या ये मूवेबल पुली है? हाँ बेटा, ये वाला पुली मूवेबल है। ये मूवेबल पुली था और ये वाला फिक्स्ड है, वो अपनी जगह फिक्स्ड है। अब आप बता दो क्या आएगा। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट और वेलोसिटी ऑफ लोड। देखो जब ये वाला पुली 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो ये लोड भी 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। यानी अगर लोड की स्पीड v है तो बेटा एफर्ट की जो स्पीड है वो 2v हो जाएगी। एफर्ट की स्पीड 2v हो जाएगी, क्योंकि जब ये 1 सेंटीमीटर ऊपर जाता है तो वो 2 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट हो गया 2v, वेलोसिटी ऑफ लोड हो गया v, v से v कैंसिल होगा। वेलोसिटी रेशियो आपको कितना आना चाहिए? वेलोसिटी रेशियो कितना आना चाहिए? 2 के बराबर। वेलोसिटी रेशियो कितना आना चाहिए? 2 के बराबर। सेकंड ऑप्शन सही है, जो कि 80% से ज्यादा बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। एंड दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस। ये एक बढ़िया क्वेश्चन। जिया ने कहा सर अगर मैं 1 सेंटीमीटर ना मानूं सर तो क्या होगा? मत मानो बेटा, तुम इसको तुम कुछ भी मान लो, तुम 10 सेंटीमीटर मान लो। अगर ये पुली 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो 10 सेंटीमीटर इधर का रस्सी, 10 सेंटीमीटर इधर का रस्सी फ्री होगा, यानी 20 सेंटीमीटर रस्सी नीचे जाएगा। कुछ भी मान लो तुम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तुम डिस्टेंस कुछ भी मान लो, तुम इधर डी मान लो कि ये पुली डी डिस्टेंस ऊपर गई तो डी इधर की रस्सी, डी इधर की रस्सी, 2D रस्सी नीचे चली गई, ऐसे मान लो, जैसा तुम्हें समझ में आए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया है। अब आ जाओ, मैं आपको किसी भी मशीन का प्रिंसिपल समझाता हूं, किसी भी मशीन का प्रिंसिपल समझाता हूं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मशीन आपको बताता हूं। देखो प्रिंसिपल ऑफ मशीन सिंपली ये कहता है कि मैंने उस मशीन में जितनी इनपुट एनर्जी दिया है,
जितनी एनर्जी मैंने मशीन में दी है मुझे उतनी ही एनर्जी वापस चाहिए। इनपुट एनर्जी जो है वो आउटपुट एनर्जी के बराबर होना चाहिए। किसी भी मशीन से हमारा मतलब यह है कि अगर मैंने उस मशीन पर 100 जूल का वर्क किया है तो वो मशीन भी हमें 100 जूल का वर्क करके दे दे। यानी कि बेटा इनपुट एनर्जी हमेशा आउटपुट एनर्जी के बराबर होना चाहिए। यही है प्रिंसिपल ऑफ मशीन। यानी कि वर्क डन बाई इफर्ट, वर्क डन बाई इफर्ट मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाई इफर्ट मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन ऑन लोड। हमारे इफर्ट से जो भी वर्क हुआ है दैट मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन ऑन लोड, है ना। जितना वर्क हमने इफर्ट से किया, वर्क डन बाई इफर्ट, दैट मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन ऑन लोड। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनी मशीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इफर्ट को ई से दिखाते हैं एंड वर्क डन का होता है ना फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया ई के बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट, ठीक है। वर्क डन ऑन लोड मतलब लोड को एल से दिखाते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो मेरे प्यारे बच्चों, इफर्ट इंटू इफर्ट आर्म, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे इफर्ट इंटू इफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म, ठीक है। यानी इफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट इज इक्वल टू लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड को ही लोड आर्म कह सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट को इफर्ट आर्म कह सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला ये भी एक निकल आया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज सोचो, मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या होता है? दैट इज लोड अपॉन इफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या होता है? लोड अपॉन इफर्ट, है ना। तो ये रहा लोड और ये रहा इफर्ट। अगर मैं इस इफर्ट को नीचे ले आऊंगा तो लोड बटे इफर्ट बन जाएगा, और इसको इधर ले आओ तो ये हमारा क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू इफर्ट आर्म यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इफर्ट अपॉन लोड आर्म। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है उसको मैं इस फॉर्मूले से भी समझ सकता हूं। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज लोड अपॉन इफर्ट, उसको इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म ऐसा भी लिखा जा सकता है, राइट। अब जरा चेक करिए। इनपुट एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन एट इफर्ट पॉइंट, आउटपुट का मतलब हो गया वर्क डन एट लोड पॉइंट, ठीक है। इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के बराबर होना चाहिए, राइट है, हमेशा बराबर होना चाहिए। वर्क डन बाय द मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन वर्क डन ऑन मशीन। यानी कि आउटपुट वर्क कभी भी इनपुट वर्क से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ मतलब हमने काम किया 80 जूल का और हमको आउटपुट में मिल जाए 200 जूल, ये इम्पॉसिबल है। जितना इनपुट में वर्क दोगे उतना ही आउटपुट में मिलेगा, अगर इफिशियंसी 100% है तो 100%। जरा चेक करो, अगर इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के बराबर है तो ये बेटा ये कौन सा केस हुआ? ये आइडियल केस है ना भाई, ये आइडियल केस है ना। यानी कि यहां पर मैं इफिशियंसी कितनी मान रहा हूं? 100% मान के चल रहा हूं। रियल केस की, किसी रियल मशीन की अगर मैं बात करूंगा तो इफिशियंसी हमेशा लेस देन 100% होगी। 100% से अगर इफिशियंसी कम है तो इसका मतलब बेटा हमेशा क्या? आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेसर देन इनपुट एनर्जी। आउटपुट एनर्जी हमेशा इनपुट एनर्जी से कम ही होगा, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है। ये रियल केस है। आइडियल केस का मतलब हो गया कि भैया हम इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के बराबर मानकर चल रहे हैं। तो यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, अदरवाइज इट विल वायलेट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर लिख रहा है नो मशीन कैन हैव इफिशियंसी ग्रेटर देन 1। किसी भी मशीन की इफिशियंसी 1 से बड़ी या 100% से बड़ी नहीं हो सकती। इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1।
अगर आइडियल केस है तो इफिशियंसी 1 के बराबर है, रियल केस है तो इफिशियंसी 1 से छोटी है। क्या इतनी बात आपको चमकी है? क्या इतनी बात आपको चमकी है? क्या इतनी बात आपको चमकी है? फटाफट बता दो यार, क्या ये सब एकदम चकाचक क्लियर है? बोलो। अब देखो यहां पे वही लिखा है, किसी भी एक्चुअल मशीन में, किसी भी रियल मशीन में आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेसर देन इनपुट एनर्जी, इंडिकेटिंग दैट देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी। कुछ एनर्जी का लॉस हमेशा होगा। सर कारण क्या है? मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन आर नाइदर वेटलेस नॉर स्मूथ। यानी किसी भी मशीन का हर एक एलिमेंट जो होता है वो ना तो वेटलेस है ना ही फ्रिक्शनलेस है, यानी वहां वेट भी होता है और फ्रिक्शन भी वहां पर होता है। दूसरा, स्ट्रिंग इन इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। कोई भी रस्सी जो यूज किया जाता है मशीन में वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। सर ये परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? इसका मतलब अगर रस्सी को खींचे तो रस्सी खिंच जाए, जैसे ही फोर्स हटाएं रस्सी एग्जैक्ट अपने शेप में वापस आ जाए। जैसे रबर बैंड है, उसको खींचो, खिंच गया, जैसे ही छोड़ोगे एग्जैक्ट अपने शेप में वापस आ जाएगा। अगर वो एग्जैक्ट अपने शेप में वापस आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। तीसरा है, इट्स डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड। किसी भी मशीन के हर एक पार्ट 100% रिजिड नहीं होते हैं, वो थोड़ा मोड़े खिंच सकते हैं, उनमें कुछ लेंथ बढ़ सकता है, उनका एरिया घट सकता है, बढ़ सकता है, कुछ इस तरह की बात यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हो सकती है। ठीक है, तो नोट में बता रहे, एनर्जी लॉस्ट इन ओवरकमिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। यानी जो मेनली जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। मेन फ्रिक्शन की वजह से मेनली एनर्जी का सबसे ज्यादा लॉस बेटा होता है। तो यहां पर बता रहे हैं कि एक्चुअल मशीन्स में क्या क्या हो सकता है। यहां पर आपसे 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्चुअल मशीन में एनर्जी का लॉस किन कारणों से होता है, उन रीजंस के बारे में लिखिए। तो ये 3 पॉइंट आप वहां पर लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं भाई, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का जो डिवीजन है वो इफिशियंसी के बराबर होता है, राइट? दैट इज इफिशियंसी जो होती है, इफिशियंसी जो है दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, है ना, इसके बराबर होता है। तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताया गया कि भैया मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो इफिशियंसी टाइम्स वेलोसिटी रेशियो होता है। ये तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। कह रहे हैं कि अगर कोई भी आइडियल मशीन है, अगर कोई भी आइडियल मशीन है तो बेटा उसकी इफिशियंसी 1 के बराबर होगी। अगर इफिशियंसी 1 के बराबर है तो बोलो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाता है अगर कोई आइडियल मशीन है तो। क्योंकि किसी भी आइडियल मशीन की जो इफिशियंसी है उसको 1 मानते हैं, यानी 100% मानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इफिशियंसी 1 होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई आइडियल मशीन नहीं है, अगर मान लो रियल मशीन है, तो किसी भी रियल मशीन में क्योंकि इफिशियंसी हमेशा लेस देन 1 होती है, किसी भी रियल मशीन की इफिशियंसी हमेशा लेस देन 1 होती है। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी हुई, मान लो 1/2 हुई, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो वेलोसिटी रेशियो का आधा हो गया। इसका मतलब बेटा मैकेनिकल एडवांटेज जो है दैट इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है अगर आइडियल मशीन है, और वो लेस देन वेलोसिटी रेशियो होता है अगर वो रियल मशीन है। तो क्या ये बात चमकी है? क्या ये बात चमकी है? अगर कोई आइडियल मशीन है, एफिशिएंसी 1 के बराबर है, तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। लेकिन अगर वो रियल मशीन है ना, इफिशियंसी लेस देन 1 है, तो वहां पर मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो वेलोसिटी रेशियो से कम हो जाता है। अगर बात चमकी है तो एक बार हार्ट स्पैम हो जाए, सभी का दिल जरा दिखाई पड़ जाए फटाफट। मिथिलेश कह रहे हैं सर व्हाट इज आइडियल मशीन? आइडियल
मशीन का मतलब होता है बेटा ऐसी मशीन जिसमें कोई एनर्जी का लॉस ना हो रहा हो, नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी का लॉस ना हो रहा हो, ये मतलब होता है आइडियल का। ठीक है, कोई भी आइडियल मशीन का मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, जितना इनपुट वर्क होगा उतना ही आउटपुट वर्क होगा, जितना इनपुट वर्क होगा उतना ही आउटपुट वर्क अगर हो जाए तो उसको हम लोग आइडियल मशीन बोल देते हैं। कह रहे हैं सर वीडियो कॉल करेंगे भाई। सर वाई डू वी यूज वन फॉर इफिशियंसी? इन्होंने कहा सर इफिशियंसी की जगह वन क्यों यूज करते हैं? वन यूज करते हैं बेटा जब आइडियल मशीन है, आइडियल जब मशीन होती है तब हम लोग इफिशियंसी को वन के बराबर यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई भी रियल मशीन है, किसी भी रियल मशीन की इफिशियंसी वन के बराबर नहीं हो सकती, इवन वो हमेशा लेस देन वन ही होती है। राइट, ये मतलब है। सर इलास्टिक हेल्प कैसे करेगा आइडियल मशीन में? जिज्ञासा बेटा वो अब एक अलग बात हो गई, जब किसी मशीन के अंदर हर एक पार्ट की बात करोगे तब वहां पर इलास्टिसिटी की बात होगी। क्लास 11th में जब आप आओगे तब आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, एक पूरा चैप्टर है स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, इलास्टिसिटी, ये सब वहां डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बट अभी आप नहीं समझ पाओगे। सर अगर मशीन स्पेस में हो तो क्या स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, फ्रिक्शन भी नहीं होगा, तो क्या वो मशीन आइडियल हो गई? देखो ये सब मतलब वर्चुअल बातें हैं। स्पेस में हम मशीन कैसे लेके जाएंगे? बात समझ रहे हो? वर्चुअल बातें हैं। बताएंगे बताएंगे ये सब। सौरभ कह रहे हैं सर इफिशियंसी और मैकेनिकल एडवांटेज के बीच का रिलेशन क्या है? तो ये तो लिखा तो है भैया, रिलेशन यही तो है। इफिशियंसी जो होती है वो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इनके डिवीजन के बराबर होती है। समझ आया कि नहीं ये बताओ? ठीक है, समझ आया कि नहीं? चलिए अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, ये सब मैंने बात आपसे किया इसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स के बारे में हम लोग सारी बातें हम लोगों ने ये सब कर ली है। कुछ ऐसी ही बातें अब हम लोग करने चल रहे हैं लीवर्स के बारे में। सर लीवर्स क्या होते हैं? लीवर्स आर द सिंपलेस्ट मशीन, सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मशीन्स होती हैं लीवर्स। और लीवर का मतलब होता है एक सिंपल सा रॉड। लीवर का मतलब होता है एक सिंपल सा रॉड। एक सिंपल सा रॉड ले लो, ये ऐसा रॉड जो कि एक पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट इसको फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, और ये जो रॉड है इस रॉड पर नीचे की तरफ ऐसे भी फोर्स लगाया जा सकता है, इधर से भी नीचे की तरफ लगाया जा सकता है। एक तरफ मैं लोड रखूंगा, ठीक है, दूसरी तरफ मेरे को इफर्ट लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। मान लो इधर मैंने लोड रखा, जैसे ही मैं इधर लोड लगाऊंगा तो ये नीचे झुकेगा, जैसे ही नीचे झुकेगा मैं इधर से इफर्ट लगाऊंगा इसको पकड़ने के लिए। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? है ना? समझ आ रहा है क्या? इधर से मैं लगाऊंगा लोड, इधर से लगाऊंगा इफर्ट उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, लीवर इज अ रिजिड स्ट्रेट और बेंट बार विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, ये एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये जो लीवर है ये टर्न कर सकता है। इधर की तरफ भी घूम सकता है और ये इधर की तरफ भी घूम सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। इसी फिक्स्ड पॉइंट का ही एक नाम होता है जिसको बोलते हैं फल्क्रम। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोलते हैं फल्क्रम। तो तीन चीजें हो जाएंगी, एक होगा फल्क्रम, एक हो जाएगा इधर की तरफ लोड, और एक हो जाएगा एक तरफ इफर्ट। तीन चीजें हैं हमारे पास, फल्क्रम, लोड और इफर्ट। ये देखो फल्क्रम की स्पेलिंग, फल्क्रम। ठीक है, फल्क्रम, लोड और इफर्ट, तीन चीजें होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। फल्क्रम क्या है? फल्क्रम का मतलब हो गया द एक्सिस अबाउट विच लीवर टर्न्स passes through a point of the lever which is called fulcrum. जिस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ये रॉड घूम रही है ना, जिस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ये रॉड घूम रही है, उस एक्सिस का वो पॉइंट जो कि लीवर पर है, इसी रॉड पर है, उसी को फल्क्रम कहते हैं। ये फल्क्रम है। इसी फल्क्रम समझ लो, ये वो फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट रॉड घूमने वाली है, इसी को फल्क्रम कहा जाता है। दिस इज फल्क्रम। समझ आया क्या?
समझ आया क्या? वंश ने कहा सर फलक्रम का डेफिनेशन बता दो। वंश भैया लिखा हुआ है, द एक्सेस अबाउट विच लीवर टर्न्स passes through a point of the lever which is known as fulcrum. It is generally marked by the letter F. This point does not move but remain fixed when lever is in use. ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये यूज में नहीं आता, ठीक है। इस पॉइंट पर जो हमारा ये जो लीवर है ये फिक्स्ड हो जाएगा। इस पॉइंट पर जो लीवर है हमारा वो फिक्स्ड हो जाएगा। तो किसी भी मशीन में वो पॉइंट जहां पर वो फिक्स्ड होता है उसी को फलक्रम कहा जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? फलक्रम। क्या बोलते हैं? फलक्रम। सर जी ये देखिए, ये देखिए, ये हाँ, अब जिसने बातचीत किया समझ लेना, अब जिसने बातचीत किया समझ लेना। हाँ मास्टर साहब आज जो है डंडा वंडा सब लेके आए हैं। हाँ अब अगर आज किसी ने बातचीत किया तो समझ लेना, हाँ कुटाई हो जाएगी, समझ लेना। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं बेटा फलक्रम क्या है, तो इसका फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है? क्या उसका फिक्स्ड पॉइंट यही है? ना ना भैया, बोर्ड नहीं फूटना चाहिए, बहुत महंगा आता लाखों का। हाँ हटा दे रहे हैं, ठीक है, बोर्ड नहीं फूटना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या होता है बेटा? ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला पॉइंट क्या होता है? फलक्रम। यही तो है जहां से वो फिक्स्ड है। मान लो हमें तुम्हारी खोपड़ी ऐसे फोड़नी हुई, तो मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं? इफर्ट। यहां से क्या लगा रहा हूं? इफर्ट। ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। और ये जाएगा खोपड़ी तो लगेगा, तो इधर पे क्या पड़ रहा है? लोड। अरे भाई नहीं समझ आया क्या? नहीं समझ में आया क्या? ये देखो, अगर मुझे तुम्हारी खोपड़ी में ऐसे मारना है, मान लो इस हाथ की जगह तुम्हारी खोपड़ी है, अरे छोड़ो, डुग्गू लाल साहब है ना, नहीं डुग्गू लाल नहीं, डुगेंद्र सर को पकड़ते हैं। यस, डुग्गू लाल तो बेचारा छोटा सा आदमी है ना। डुगेंद्र सर ये बड़े गुस्से में रहते हैं। हाँ डुगेंद्र सर को पकड़ते हैं। तो ये जो डुगेंद्र सर है, मान लो अगर हमें इनकी खोपड़ी फोड़नी है, मान लो हमें इनकी खोपड़ी फोड़नी है, ठीक है, तो हमने अपने हाथ से क्या लगाया? इफर्ट। हाथ से क्या लगाया भैया? इफर्ट, है ना। हाथ से क्या लगाया मैंने? इफर्ट। और ये जो डुगेंद्र सर के ऊपर जब पड़ रहा है, तो डुगेंद्र सर क्या है? ये लोड है, ये लोड है, इन्हीं के ऊपर तो काम करना है हमें, इन्हीं की तो खोपड़ी फोड़नी है हमको, है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? ये लोड है, ये लोड है। इधर हाथ से क्या दे रहा हूं? इफर्ट। घूम किसके अबाउट रहा है? इस पॉइंट के अबाउट। दैट इज फलक्रम। दैट इज व्हाट? फलक्रम। नहीं समझ में आया? अब आओ, अब आओ, ये देखो, ये देखो, यहां पर मैं क्या दे रहा हूं? यहां पर क्या दे रहा हूं? इफर्ट। यहां क्या दे रहा हूं? इफर्ट। यहां पर क्या दे रहा हूं? इस हैंडल से मैं क्या कर रहा हूं? इफर्ट। ये इफर्ट है, इस पे इफर्ट दे रहा हूं, ठीक है। घूम किसके अबाउट रहा है? इस पॉइंट के अबाउट। इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, ध्यान से देखना, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। ये चेक करो, चेक करो, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। लोड कहां होगा? इनके बीच में, यहां पर। उंगली नहीं काटेंगे। हाँ सर काट के दिखाओ जरा, तो सर इसको काट के दिखाओ, पागल समझे हो क्या? है ऐसे, ये देखो, बीच में ये क्या है? इफर्ट है, ये इफर्ट है। यहां बीच में क्या होगा? लोड होगा। इधर से क्या दे रहे हैं? इफर्ट। समझ आया क्या? समझ में आया क्या? सर इसमें क्या है सर? यहां भी देखो, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, इस पे हम लोग क्या दे रहे हैं? इफर्ट। ये जहां के अबाउट घूम रहा है, जिसके अबाउट घूम रहा है, ये क्या है? फलक्रम। और यहां बीच में क्या रखने वाला है? यहां पे होगा लोड। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? बता यार, है नहीं समझ में आया क्या? बहुत बातचीत हो रहा, डंडा उठाएं क्या क्लास में? है सारे टूल्स लाया हूं, पढ़ाने से पहले मैं मिस्त्री था। हाँ पढ़ाने से पहले मिस्त्री था, मिस्त्री। यस, तुम्हारे जैसे बच्चों का दिमाग सही करना मेरा काम था, तो उसी मिस्त्रियाने में मैं कैंची यूज करता था। हाँ समझ रहे हो ना? तो कहते हैं ना, कट गया इसी कैंची से। हाँ सुनो अब, तो भैया फलक्रम का मतलब क्या है? द एक्सिस अबाउट विच लीवर टर्न्स passes through a point of the lever which is known as fulcrum.
भैया ये फलक्रम है, यहां फलक्रम है, यहां फलक्रम है, कहीं भी हो सकता है। अब मैं आपको तीन तरह के लीवर्स होते हैं, तीन तरह के लीवर्स होते हैं। सबसे पहला है क्लास वन लीवर। क्लास वन लीवर एक नंबर का लीवर, ठीक है। दूसरा होता है क्लास टू लीवर। लीवर की यार तीन कैटेगरी है, पहली क्लास का लीवर, थ्री क्लास का लीवर और तीसरी क्लास का लीवर, है ना। क्लास थर्ड वाला लीवर। बेटा लीवर के तीन तरीके हो गए, तीन टाइप्स हो गए, तीन कैटेगरी में लीवर को रखा जा सकता है ना। सर डुग्गू लाल का लीवर, डुग्गी देवी का लीवर और डुगेंद्र सर का लीवर। यस, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ध्यान से पढ़ो तुम। हंसी मजाक देखो चलता रहेगा, है ना, लेकिन पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। जो चीज समझा रहा हूं वो अच्छे से समझो यार। हंसी मजाक में इसलिए समझा रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा बैठ जाए, ठीक है। बच्चा लीवर के तीन टाइप्स होते हैं, क्लास वन लीवर, क्लास टू लीवर एज वेल एज क्लास थ्री लीवर। मेरे प्यारे बच्चों, अब क्लास वन लीवर सर क्या होता है? बेटा ऐसा लीवर जिसमें बीच में फलक्रम हो, बीच में फलक्रम हो, एक तरफ लोड लगाया जाए, एक तरफ एफर्ट लगाया जाए, ये क्लास वन लीवर हो गया। पहली क्लास का लीवर सिंपल, जिसमें फलक्रम बीच में होगा, ठीक है। दूसरी क्लास का लीवर जिसमें लोड बीच में होगा। तीसरी क्लास का लीवर जिसमें एफर्ट बीच में होगा। सिंपल सिंपल, इसको हटाओ अभी। तीन चीजें दिमाग में रखना है, ठीक है। इसको याद करने का एक ट्रिपल एस मैं आपको दे रहा हूं, ट्रिपल एस मैं आपको एक दे रहा हूं। दैट ट्रिपल एस इज फ्ली। ट्रिपल एस क्या है? FLE या फ्ली। व्हाट इज ट्रिपल एस? FLE, फ्ली। सिंपल, है ना। फ्ली, फ्ली। तीन चीजें हैं यहां पर। FLE, फलक्रम लोड एफर्ट। अगर फलक्रम बीच में है तो क्लास वन लीवर, लोड बीच में है तो क्लास टू का लीवर, और अगर एफर्ट बीच में है तो भैया क्लास थर्ड का लीवर हो गया। अब सर एक तरफ होगा लोड, एक तरफ होगा एफर्ट। यहां पर फलक्रम, इधर एफर्ट, यहां पे फलक्रम, इधर लोड। ठीक, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। अब देखो जरा, सारी डिस्टेंस जो तुम नापोगे ना वो हमेशा फलक्रम से नापोगे। ऑल डिस्टेंसेज आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम फलक्रम, राइट। तो बेटा जैसे मैंने कहा ना कि ये डिस्टेंस सर क्या है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का नाम है लोड आर्म। भाई लोड का फलक्रम से दूरी डिस्टेंस कहलाता है लोड आर्म, ठीक है। इफर्ट का फलक्रम से जो डिस्टेंस है ये इफर्ट आर्म कहलाएगा। दिस इज इफर्ट आर्म। ऐसे ही लोड का फलक्रम से जो डिस्टेंस है वो बोलो क्या कहलाएगा? लोड आर्म, ठीक है। यहां पर देखना, यहां पर देखना, इफर्ट फलक्रम के बीच की दूरी क्या कहलाएगा भैया? इफर्ट आर्म। अरे यार दिमाग लगाओ यार। इफर्ट की दूरी फलक्रम से क्या कहलाएगी? इफर्ट आर्म। लोड की दूरी क्या कहलाएगी? लोड आर्म। यहां पर देखो, इफर्ट की दूरी फलक्रम से क्या कहलाएगी? इफर्ट आर्म। और लोड की दूरी क्या कहलाएगी भैया? लोड आर्म, लोड आर्म, ठीक है, ठीक है। अब बहुत साफ साफ मुझे दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि सर क्लास टू वाले लीवर में सर इफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म। क्लास टू लीवर में सर इफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होता है लोड आर्म से। क्लास थर्ड वाले लीवर में सर लोड आर्म हमेशा बड़ा होता है इफर्ट आर्म से। साफ साफ दिख रहा है सर, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अब याद करो, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन इफर्ट। ट्रिपल एस याद होगा, मेल। मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो लोड अपॉन इफर्ट के बराबर होता है, जो कि इक्वल हो जाता है इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म के, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म के। अब एक चीज बताओ बेटा, अगर इफर्ट आर्म बड़ी है, अगर ये न्यूमरेटर बड़ा है, तो क्या ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा? क्या ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा?
तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो जाता है किसके लिए? क्लास 2 लीवर के लिए। क्लास 2 लीवर है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो वेलोसिटी रेशियो भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, वेलोसिटी रेशियो भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहां पर देखें सर, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लोड अपॉन एफर्ट, जिसका फॉर्मूला एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म होता है। अब अगर लोड आर्म बड़ा है तो डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो ये लेस देन 1 होगा। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है। वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से बता बेटा, क्या ये बात समझ में आ रही है? फटाफट बता दो। एकदम बउआ छाप बात है, अभी इसकी बात बाद में करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि सर यहां तो इफर्ट आर्म बड़ा है सर, फलक्रम से इफर्ट दूर है सर, जबकि लोड पास में है सर, तो इफर्ट आर्म बड़ा हो गया। अगर इफर्ट आर्म बड़ा है तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों ग्रेटर देन 1 होगा। यहां पर साफ दिख रहा है कि सर लोड जो है फलक्रम से ज्यादा दूर है, तो लोड आर्म इज ग्रेटर देन इफर्ट आर्म। ऐसे में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा, वेलोसिटी रेशियो भी लेस देन 1 हो जाएगा, है ना। अगर वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो ये फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज होगा। यानी क्लास 2 लीवर जो होता है वो फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज होता है, फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज होता है। जबकि जबकि मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होने का मतलब हो गया स्पीड मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में यूज होता है, स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में यूज होता है। समझ आ रहा है क्या? स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में ये यूज हो रहा होता है ना। स्पीड मल्टीप्लायर। लगभग 90% बच्चों को पूरी पूरी बात समझ में आ रही है। 10% बच्चों के लिए मैं फिर से बता रहा हूं। बेटा लीवर क्या है? लीवर एक बहुत ही सिंपल सी मशीन होती है। एक सिंपल सा रॉड होता है जो कि किसी एक पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड होता है। उसी फिक्स्ड पॉइंट को फलक्रम कहा जाता है। फलक्रम के अलावा दो चीजें यहां पर और हैं। एक है आउटपुट फोर्स, आउटपुट का मतलब होता है लोड, ठीक है, और एक होता है इनपुट फोर्स जिसको हम बोलते हैं इफर्ट। यानी कि उस मशीन पर कुछ हम लोड रखेंगे और कुछ हम इफर्ट लगाएंगे, कुछ हम लोड रखेंगे, कुछ हम इफर्ट लगाएंगे, और एक फलक्रम रहा होगा, ठीक है। फलक्रम एक फिक्स पॉइंट होता है। क्लास 1 लीवर में फलक्रम बीच में होता है, क्लास 2 लीवर में ये हमारा लोड बीच में होता है, और क्लास 3 वाले लीवर में जो इफर्ट है वो बीच में होता है। इसके लिए मैंने तुमको एक ट्रिपल एस दिया, एफ एल ई फ्ली, एफ एल ई फ्ली, है ना, एफ एल ई फ्ली, ठीक है। तो भैया हमने ये कहा कि क्लास 2 लीवर में इफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होता है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो दोनों ग्रेटर देन 1 होगा, और ये स्पीड मल्टीप्लायर की तरह यूज होगा। क्लास 3 वाले लीवर में लोड आर्म बड़ा होता है, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो दोनों लेस देन 1 होता है, तो ये स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन सर क्लास 1 लीवर में क्या होगा? सर क्लास 1 लीवर में बेटा कुछ भी हो सकता है। अगर लोड आर्म और इफर्ट आर्म दोनों बराबर हो जाए, अगर ये और ये दोनों बराबर हो जाए, इसका मतलब फलक्रम मिडिल पॉइंट पे हो गया, ठीक है। फलक्रम जो है वो मिड पॉइंट पर हो गया, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अगर दोनों बराबर हो गए, ठीक है बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू होती है ना लोड अपॉन इफर्ट, जिसका मतलब होता है इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, बेटा इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो जाएगा, यानी कि चेंज इन डायरेक्शन हम कर रहे होंगे। अगर लोड आर्म ग्रेटर देन इफर्ट आर्म हम कर देंगे, उल्टा करते हैं पहले, इफर्ट आर्म अगर ग्रेटर देन लोड आर्म हम कर देंगे, तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अगर इफर्ट आर्म बड़ा, अगर ये बड़ा हो गया, मान लो ये फलक्रम इधर कहीं पर है, इधर कहीं पर है, तो इफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा। अगर इफर्ट आर्म बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और अगर कभी लोड आर्म ग्रेटर देन इफर्ट आर्म हो गया, तो इस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो वेलोसिटी रेशियो भी लेस देन 1 होगा।
यहां वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, और यहां पर वेलोसिटी रेशियो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं क्लास 1 लीवर की बात करूं तो यहां पर 3 केस होते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। क्लास 1 लीवर जो है वो 3 कैटेगरी में हो सकता है। वहां पर लोड आर्म एफर्ट आर्म के बराबर भी हो सकता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा, वेलोसिटी रेशियो 1 होगा। इफर्ट आर्म ग्रेटर देन लोड आर्म हो सकता है, तो वहां पर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1। और थर्ड केस, जब लोड आर्म बड़ा होगा तो दोनों की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। यानी कि क्लास 1 लीवर जो है, क्लास 1 लीवर जो है वो हमारा फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज हो सकता है, फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज हो सकता है, स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में भी यूज हो सकता है, और इन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि क्लास 1 जो लीवर है, क्लास 1 लीवर जो है वो बेटा फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, तीनों तरीके से यूज किया जा सकता है। क्लास 2 लीवर जो है हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज होता है। क्लास 3 लीवर जो है हमारा वो हमेशा स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में ही यूज होता है। लीवर बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको मेल और वी रेल वाले ये दोनों ट्रिपल एस समझ में आए, यानी अगर आपको मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला अगर अच्छे से आता है, तो आपको सिर्फ एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, और वो एक चीज क्या थी, लीवर के लिए जो मैंने आपको वो याद कराया, क्या, FLE, फ्ली। ट्रिपल एस क्या था, फ्ली, है ना, फलक्रम लोड एफर्ट। क्लास 1 लीवर है तो फलक्रम बीच में होगा, तो ये दोनों इधर उधर हो जाएंगे, राइट। क्लास 2 लीवर है तो लोड बीच में होगा, तो फलक्रम और इफर्ट इधर उधर हो जाएंगे। क्लास 3 वाला लीवर है तो इफर्ट बीच में होगा, फलक्रम और लोड एक तरफ इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है। यहां पे साफ दिख रहा है कि इफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होगा, ऑलवेज बड़ा होगा। ठीक। अगर ये ऑलवेज बड़ा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ये हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में ही यूज होगा। लेकिन अगर मैं क्लास 3 लीवर की बात करूं तो ये हमेशा स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में यूज होगा, क्योंकि यहां पर लोड आर्म बड़ा है, यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो दोनों लेस देन 1 है। बट क्लास 1 लीवर में तीनों केस एग्जिस्ट करते हैं। क्लास 1 लीवर जो होता है तीनों तरीके से यूज किया जा सकता है। उसमें उसमें आपका लोड आर्म एफर्ट आर्म के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तीनों केसेस की तरह ये यूज हो सकता है। पूरे टॉपिक को मैंने बेटा एक स्लाइड में तुम्हारे सामने निचोड़ के रख दिया है। क्या ये बात सभी को समझ में आई है? फटाफट बता दो, क्या ये बात सभी को समझ में आई है? पूरा टॉपिक एक स्लाइड में तुम्हारे सामने है। बाकी अभी डिटेल में तुम्हें ये देखो, ये सब डिटेल में भी बताने वाला हूं, ये देखो ये सब डिटेल में भी करवाने वाला हूं। लेकिन अभी जो बात मैंने इस स्लाइड पर बताई है, फटाफट बता दो, क्या एकदम 100% चमकी है तुम्हें? इतनी बात जो मैंने बताई, क्या ये एकदम चकाचक क्लियर है? सर जी टॉपिक थोड़ा सा टफ हो गया। चलो, टॉपिक अगर टफ हो गया है तो एक तुम्हें बढ़िया सी शायरी सुना देते हैं, है ना, थोड़ा सा तुम्हारा मूड जो है वो लाइट हो जाएगा। हाँ, सभी लोग जो है ईयरफोन लगा ले, हैं? हाँ, ईयरफोन लगा ले, नहीं घर वाले कहेंगे ये क्या मास्टर साहब शायरी सुना रहे हैं। लेकिन यार देखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, बच्चे हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे हैं, थोड़ा सा टेंशन में आ गए हैं, थोड़ा सा लाइट करना तो बनता है ना, लाइट कर देते हैं। चलो, क्या होगा, क्या होगा अगर सच बताने लग जाएंगे, क्या होगा अगर सच बताने लग जाएंगे, तेरे सर की झूठी कसम खाने लग जाएंगे। क्या होगा अगर सच बताने लग जाएंगे, तेरे सर की झूठी कसम खाने लग जाएंगे। अगर मैं बताने पर आ गया अपने इश्क के किस्से, अगर मैं बताने पर आ गया अपने इश्क के किस्से, ये सारे लड़के मेरे पांव दबाने लग जाएंगे। चलिए देखते हैं भैया कितने लोगों को समझ में आया। 93%, क्या बात है यार, मतलब दिस इज द रीजन
आईसीएससी के बैच में मुझे पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहां पर बच्चों का एक लेवल है यार। यहां पर आपको मैं अच्छी अच्छी चीजें सिखा सकता हूं, आपको मैं एक अच्छे लेवल पर ले जा सकता हूं। सीबीएसई में इतना पढ़ा दो ना भाई, तो बच्चे अपना सर फोड़ लेंगे, ये हथौड़ा लेंगे और अपना सर ऐसे फोड़ लेंगे, ये लेके एकदम अपना सर फोड़ लेंगे, है मास्टर का भी सर फोड़ देंगे सीबीएसई में। हाँ, वहां तो इतना पढ़ा दिया तो समझो मर्डर हो जाएगा मेरा। हाँ, मतलब यहां पर आईसीएससी में एक अलग लेवल है, मजा आता है। मतलब आप लोगों के साथ मुझे पढ़ाने में मजा आता है ना? हाँ, देखो सबको मजा आ गया, सर क्या शायरी है, वाह सर वाह वाह वाह। मुझे पता है अब इसके जो है बच्चे काट काट के वो स्टोरी कोई लगाएगा, कोई रील लगाएगा, है समझ रहा हूं मैं सब। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया ट्रिपल एस याद रखना, फ्ली इस चैप्टर में पहला ट्रिपल एस मैंने बताया था मेल, दूसरा बताया वी रेल, और तीसरा मैंने बताया फ्ली। ये फ्ली वाला जो ट्रिपल एस है ना, ये फ्ली वाला जो ट्रिपल एस है ना, ये पूरे लीवर को समराइज कर देता है। ये अगर तुम्हें समझ में आ गया है ना, तो तुम्हें एकदम मजा आ जाएगा, राइट? हाँ चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे सर डाउट देख लो, डाउट ही डाउट। ये देखो पहला डाउट देखो, सर शैलेंद्र पांडे, हाँ शैलेंद्र पांडे सर पूछ रहे हैं, सर हाउ टू क्रैक जेई एडवांस प्लीज सर टेल। भैया टेंथ तो पास हो जाओ, जेई एडवांस तो टॉप करा ही देंगे, पहले टेंथ हुआ तो पास हो जाए। है अब कुछ समय में पता चला ऐसा होगा, बच्चा पैदा होगा, पैदा होते गएगा सर जी जेई में जाना है, बताओ क्या करें, है परेशान ना हो। आपको सिर्फ एक काम करना है बेटा, और वो है अपने कंसेप्ट्स में क्लैरिटी लाना है बस। फिजिक्स अगर तुम्हारी ताकत बन गई तो तुम आईआईटी जेई के एग्जाम में 100% जाओगे। अगर फिजिक्स तुम्हारा स्ट्रांग हो गया, आईआईटी जेई और नीट के एग्जामिनेशन में, इवन क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो हर बच्चे की बैंड बजाता है ना सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है फिजिक्स। आज 9th में और 10th में अगर तुमको अच्छी फिजिक्स समझ में आई, तुमने अच्छे से, क्योंकि आपको एक अच्छे लेवल पर पढ़ाया जाता है, मैं आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड पे पढ़ाता हूं, अगर आप इस लेवल की चीजें समझ रहे हो इन डेप्थ फील के साथ, फील के साथ, ये नहीं खाली रट लिया, नहीं, अगर फील के साथ आप समझ रहे हो तो बेटा आप आईआईटी में 100% जाओगे और आपकी रैंक अच्छी आएगी। मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था, AIR 52 अभी उसका आया हुआ है, अपने पीडब्ल्यू से ही पढ़ा हुआ है। उस बच्चे ने एक ही बात कहा, सर फिजिक्स मेरा सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट है। उसको बचपन से फिजिक्स में इंटरेस्ट था। जैसा आप लोग बहुत सारे बच्चे मेरे को वो इंस्टाग्राम पे बताते हैं, सर आपकी वजह से अब मेरा फिजिक्स में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट आ रहा, बहुत अच्छा समझा रहे हो। तो आपके जैसे वो बच्चे थे जिनका फिजिक्स में इंटरेस्ट था। अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट है, अगर फिजिक्स तुम्हारी स्ट्रांग हो गई, मैं बता रहा हूं आप ऑल इंडिया टॉप करेंगे। और जिस बच्चे को फिजिक्स नहीं आती, उसकी कभी भी आईआईटी जेई और नीट जैसे एग्जामिनेशन में अच्छी रैंक नहीं आ सकती। केमिस्ट्री जैसा जो सब्जेक्ट होता है ना, केमिस्ट्री, ये सिलेक्शन करवाता है, रैंक नहीं दिलाता, सिलेक्शन करवाता है। सिलेक्शन करवाने वाला सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है, रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट फिजिक्स होता है। यही सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। पर लायन कह रहे हैं सर हाउ इट इज स्पीड मल्टीप्लायर एज वेल एज फोर्स मल्टीप्लायर। तो बेटा ये मैंने मैकेनिकल एडवांटेज के बेसिस पर कहा। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है तो फोर्स मल्टीप्लायर, लेस देन 1 होता है तो स्पीड मल्टीप्लायर, ठीक है। और मैकेनिकल एडवांटेज पिछली क्लास में भी बताया था, और मैंने आपको अभी आज भी रिवीजन में भी बताया है। शिफाली ने कहा सर वेरी इजी, बहुत बढ़िया बेटा। सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड क्लास 1 लीवर। क्लास 1 लीवर जो होता है आयुष भाई, उसमें फलक्रम जो है वो लोड और इफर्ट के बीच में होता है। अगर फलक्रम बीच में है तो मिड में भी हो सकता है, थोड़ा इधर भी हो सकता है, थोड़ा इधर भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है। अच्छा सर एग्जाम्पल दिखाओ सर। देखो लल्ला, ये देखो, ये देखो, चलो पहला एग्जाम्पल देते हैं, पहला एग्जाम्पल देते हैं। गुलशन, गुलशन इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। इसको आप बस ऐसे पकड़ लो यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक है, हाँ दिख रहे हैं, इधर आ जाओ या तो, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, उधर ही रहो, ठीक है ठीक है, बीच में एकदम पकड़ो, बीच में एकदम मिडिल में यहाँ पे, ठीक है, बस केवल एक ऐसे हाथ लगा के। अब देखो ये भैया ने क्या किया, इन्होंने यहां पर बीच में सपोर्ट दिया, ठीक है। एक तरफ बैठ गए डुगूलाल साहब, नहीं डुगेंद्र को तो नहीं बैठा लेंगे,
इनके साथ थोड़े ना डुग्गी देवी जो है हमारी वो झूला झूलेंगी, ना 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 ना। एक तरफ बैठ गए भैया डुग्गू लाल साहब, ये देखो, ये बैठे डुग्गू लाल साहब और ये बैठी है डुग्गी देवी जी, ये ठीक है, छोड़ दो, ठीक है, बीच में पकड़ना बस, लेगा भी। अब देखो, अब एक तरफ डुग्गू लाल साहब बैठे, एक तरफ डुग्गी देवी जी बैठी हैं। अगर डुग्गी देवी जी अपना वजन लगाएंगी तो देखो ऐसा सीन होगा, ये भाई साहब ऊपर जाएंगे मौज मौज में, हालांकि ये तो गंडा स्वामी है आपको पता ही है, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने एफर्ट लगाया तो ये जाएंगे ऊपर, ठीक। और ये जब एफर्ट लगाएंगे तो आप जान ही रहे हैं ये तो एकदम ही ऊपर ना चली जाए है ना। तो कहने का मतलब ये जो झूला होता है, ये वाला झूला आप सबने झूला होगा, ये वाला झूला क्या बोलते हैं इसको, ये वाले झूले को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फटाफट कमेंट करके बताओ। ये वाला जो झूला है, ये झूला मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास 1 लीवर है, क्योंकि इस वाले झूले में जो फलक्रम है, फटाफट बताओ, जो फलक्रम है वो एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट में होता है। इस वाले झूले पर जो फलक्रम है वो कहां होता है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर होता है। अगर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर है तो उस वाले पर्टिकुलर केस में, उस सी सॉ में बोलो मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर होगा, वेलोसिटी रेशियो भी 1 के बराबर होगा। हम सिर्फ चेंज इन स्पीड ऑफ एफर्ट कर रहे हैं, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट कर रहे हैं। इन्होंने एफर्ट दिया इधर नीचे की तरफ और इन्होंने एफर्ट दिया उस समय ऊपर की तरफ, सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन, एफर्ट की डायरेक्शन को हम क्या कर रहे हैं भैया, चेंज कर रहे हैं। समझ आया क्या, फील आया क्या, ठीक है हटा दो भाई, ठीक है, समझ आया ना। ये हमारा कौन सा लीवर है, ये केस 1 वाला लीवर। अब आओ क्लास 2 लीवर, मतलब इसी के सेकंड केस में आते हैं, सेकंड केस में आते हैं। ये देखो सेकंड केस पर आते हैं, है ना। दूसरे वाले केस में सर आपकी क्लास तो मतलब मम्मी पापा के सामने देखने ही लायक नहीं है, कान में लीड डाल के देखना पड़ता है आपकी क्लास, गजब का मास्टर है ये, है। अब चलो दूसरे केस पे आओ, ये देखो दूसरा केस देखो, अरे सर जूम करो सर, लो जूम कर दिया, आ जाओ। सेकंड केस, सेकंड केस, सेकंड केस, है ना। ये देखो सेकंड केस देखो, अब देखो इस बार बेटा यहां बीच में बोलो फलक्रम है, यहां पर बोलो फलक्रम है। ये मैं क्या दे रहा हूं, ये मैं क्या दे रहा हूं, यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं, इस पर मैं लगा रहा हूं इफर्ट, और यहां पर क्या रखा जाएगा, लोड। यहां बीच में क्या रखा जाएगा, लोड। ये लोड है, ये फलक्रम है, यहां पर इफर्ट है, बोलो फलक्रम बीच में है। अगर फलक्रम बीच में है तो बोलो केस 2, मतलब सॉरी केस मतलब क्लास 1 लीवर है ये भी, दिस इज ऑल्सो क्लास 1 लीवर। बट यहां पर जरा चेक करो, इफर्ट इधर से लग रहा है तो इफर्ट और फलक्रम के बीच की दूरी बोलो इतनी है, इफर्ट और फलक्रम के बीच की दूरी इतनी है, जबकि लोड रखोगे कहां पर, इसके बीच में, ये रखोगे लोड। अरे यार सर इतना दिमाग होता तो सर क्या बात थी सर, है। अगर बीच में देखो ये क्या है, ये क्या है, ये लोड है। लोड और फलक्रम के बीच की दूरी ज्यादा है या फलक्रम और इफर्ट के बीच की दूरी ज्यादा है, कमेंट करो। कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, कौन सा, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं, ये देखो ये सीन है तुम्हारे सामने, ये अपने इस वाले हाथ से मैंने क्या लगाया, इफर्ट, यहां पर मैं लगा रहा हूं इफर्ट, यहां पर इफर्ट और फलक्रम के बीच की दूरी बोलो ये है, इफर्ट और फलक्रम के बीच की दूरी देखो ये है, जबकि लोड और फलक्रम के बीच की दूरी चेक करो कम है। मेरे प्यारे बच्चों इफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। अगर इफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा है तो दिस विल एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर। अरे सर फोर्स मल्टीप्लायर होगा सर, नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आया, है ना। फलक्रम एंड इफर्ट, यानी कि इफर्ट आर्म बड़ा है ना, इफर्ट आर्म बड़ा है तो ये प्लास कौन सा हुआ, क्लास 1 लीवर है, उसमें भी केस 2 वाला है, बिकॉज यहां पर फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज हो रहा है। नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आई बात। अब आओ तीसरा केस, आओ सर फिर से जूम, ले भैया जूम है,
जूम होगा। हाँ, अब आ जाओ, अब समझो, अब समझो। ये देखो, ये देखो, ये बीच में क्या है? फलक्रम। बीच में क्या है? फलक्रम। ये क्या है? ये क्या है जिसके अबाउट घूम रहा है? ये क्या है? फलक्रम। यहां पर मैं क्या दे रहा हूं? यहां पर क्या दे रहा हूं? ये इफर्ट। इस पर मैं क्या देता हूं? इस पर मैं इफर्ट देता हूं। लोड कहां रखा जाएगा? बीच में। लोड कहां रखा जाएगा? बीच में। इस बार बेटा बताओ, इस बार बताओ, इस बार लोड और फलक्रम के बीच की दूरी ये है, जबकि इफर्ट और फलक्रम के बीच की दूरी ये है। इस बार बता दो, क्या लोड आर्म ज्यादा बड़ा है? इस बार कौन बड़ा है? लोड और फलक्रम के बीच की दूरी बड़ी है या इफर्ट और फलक्रम के बीच की दूरी बड़ी है? बताओ जल्दी से, बताओ। इस बार बताओ कौन बड़ा है? फटाफट। है? बड़ा है ना? लोड आर्म बड़ा है। लोड आर्म बड़ा है तो इस बार स्पीड मल्टीप्लायर है। स्पीड, थोड़ा सा इफर्ट मारूंगा, ये तेजी से चल रहा है, ये इसकी स्पीड ज्यादा है, खच 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 काट के धर देगा। नहीं समझ में आई? अरे सर, अरे सर, ये देखो, ये देखो बैलो, ये देखो, ये एक पेपर है पेपर, लव लेटर, लव लेटर। हाँ, तुम्हारे चक्कर में तुमको समझाने के लिए लव लेटर फाड़ रहा हूं अपना। अब भी ना समझे, टुल्लू भर पानी लेना। हाँ, और उसके बाद तुम जान रहे हो क्या करना है। ठीक, देखो, अगर मैं केवल इतना, देखो, मैं इफर्ट जब दूंगा तो मैं केवल इतना चलाऊंगा, केवल इतना चलाऊंगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट बाई इफर्ट कर रहा हूं केवल इतना है, केवल इतना, है ना? ऐसे ऐसे ऐसे। जब मैं इफर्ट लगाऊंगा केवल मैं इतना ही तो मूव करूंगा यार। लेकिन उसका प्रभाव जरा देखना मेरे लव लेटर पे क्या पड़ेगा। ये देखो, ये रखा हुआ है, इफर्ट मैंने केवल थोड़ा सा दिया, इफर्ट मैंने केवल इतना सा दिया था, इतना फट गया है मेरा लव लेटर। अरे भाई, अरे भाई, नहीं समझ में आया है? यानी कि इस बार जो लोड आर्म है दैट इज ग्रेटर देन इफर्ट आर्म। अब भी ना समझ में आया ना? तो मतलब समझ लेना, अपना लव लेटर फाड़ दिया मैंने, है? अब भी ना समझ में आया तो फिर समझ लेना फिर तुम। दुबे जी, अब समझ में आ गया कि नहीं आया? आइए फोन। दुबे जी, जल्दी बताइए दुबे जी। अरे दुबे जी, कहाँ गए? हाँ, ऋषभ कह रहे हैं सर हमारी पुस्तक में लिखा है लीवर कैन बी यूज्ड एज आइदर फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड गेनर, नॉट बोथ एट सेम टाइम। ऋषभ भैया, आपकी पुस्तक में तो लिखा ही है, कल वाले हमारे लेक्चरवा में भी यही लिखा था। क्या करना जरा ध्यान से, हमने भी यही लिखा था कि आप फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर दोनों की तरह एक साथ काम नहीं करा पाओगे, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, तीनों एक साथ नहीं होगा, है ना? अरे डूबे जी कहाँ डूब गए भैया? कोई बात नहीं, चलो, चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, दूबे जी को छोड़ो। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर यार वही है जो मैं आपको समझा चुका था। क्या प्रिंसिपल ऑफ लीवर कहता है? क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द लोड अबाउट फलक्रम। फलक्रम के अबाउट जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा, यानी लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू इफर्ट इनटू इफर्ट आर्म। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो कि लोड अपॉन इफर्ट होता है दैट इज इक्वल टू इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म हो जाएगा। यानी यहां पर मैंने मूवमेंट को बैलेंस किया है, इसको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी कहते हैं। इसको सिंपल शब्दों में आप लिख सकते हो, क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा, ये आप फटाफट लिख सकते हो, राइट?
क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो जाएगा, ये आप फटाफट यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, चलो। सो मैकेनिकल एडवांटेज जो है लोड अपॉन इफर्ट के बराबर होता है, विच इज इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये सब मैं तुम्हें समझा चुका हूं यार। देखो, अगर ये बड़ा होगा तो इक्वल टू, अगर ये इफर्ट आर्म बड़ा है तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा। यहां पर फोर्स मल्टीप्लायर, इसमें स्पीड मल्टीप्लायर, इसमें चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द इफर्ट, ये सब मैं तुम्हें समझा चुका हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन पर आओ, एक बढ़िया शानदार से क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं बार इज यूज्ड टू रेज 1200 न्यूटन स्टोन। तो भैया एक पत्थर है, ये जो पत्थर है ये 1200 न्यूटन इस पत्थर का वेट है, यानी कि जो लोड है वो 1200 न्यूटन है। जो लोड है बेटा वो 1200 न्यूटन है। ठीक है, पाइवट इज बीइंग प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टोन। ये पाइवट है, इस पॉइंट के अबाउट ये जो लीवर है वो रोटेट होने वाला है, इस पॉइंट के अबाउट लीवर जो है वो रोटेट होने वाला है। तो बेटा 30 सेंटीमीटर पर ये लोड रखा हुआ है और बाकी 2.5 मीटर पे हमने इफर्ट लगाया है, फोर्स लगाया है। कह रहे वर्कर पुशेस 2.5 मीटर फ्रॉम द पाइवट। पाइवट ये रहा, फिक्स पॉइंट को पाइवट बोलते हैं, फलक्रम भी बोल सकते हो। पाइवट से 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर यहां पर इफर्ट लगाया गया है, यहां पर इफर्ट लगाया गया है। हमसे कह रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा और कितना फोर्स लगाया गया, यानी कितना इफर्ट लगाया गया वो भी बता दो। सिंपल सा फंडा क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीवर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीवर। क्या होता है सर प्रिंसिपल ऑफ लीवर? ये होता है इफर्ट इनटू इफर्ट आर्म बराबर लोड इनटू लोड आर्म। सिंपल सिंपल। इफर्ट कितना है? ई के बराबर, जो हमें निकालना है, राइट। इसको मैं फोर्स कह सकता हूं एफ के बराबर। ठीक है, इफर्ट आर्म कितनी है भैया? ये रहा फलक्रम, ये रहा इफर्ट, इनके बीच की दूरी है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं लिखूंगा 2.5 मीटर है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, लोड कितना है? 1200 न्यूटन का। तो एक काम करते हैं ना, इसको मीटर में रहने दो। 2.5 मीटर गिवन, अच्छी बात है। लोड कितना है? 1200 न्यूटन का। और लोड आर्म कितना है? ये दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में आएगा, 0 0 0 0 कट गया। ठीक है, फोर्स की वैल्यू आएगी 12 गुणे 30 डिवाइडेड बाई 2.5, है ना। तो कितना आएगा भैया? 5 से काटते 0.5 और उसको काटेंगे 6, तो ये तुम्हारा आएगा कितना? 12 छंग 72 और 144 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? 144 न्यूटन, 144 न्यूटन। बोलो 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 बोलो, समझ आया क्या? फोर्स की वैल्यू कितनी आई, कितना इफर्ट आप लगाओगे वहां पर। इस पत्थर को उठाने के लिए कितना इफर्ट मैं लगाने वाला हूं? 144 न्यूटन के बराबर। सर मैकेनिकल एडवांटेज भी पूछा है, तो भैया लोड अपॉन इफर्ट। लोड कितना है? 1200 न्यूटन। इफर्ट कितना दूंगा मैं? 144। 1200 बटे 144, वैल्यू कितनी आई? 8.33 के बराबर। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? 8.33 के बराबर। 8.33 के बराबर। मेरे प्यारे बच्चों खुद सोचो, 1200 न्यूटन के लोड को उठाने के लिए अगर केवल 144 न्यूटन का इफर्ट लगा रहे हो, क्या ये फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज हो रहा है? बोलो, क्या ये फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज हो रहा है? भैया 1200 न्यूटन की चीज उठानी थी, केवल 144 न्यूटन का फोर्स लगा के अगर मैं उठा ले रहा हूं, तो क्या ये फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज हो रहा है? फोर्स मल्टीप्लाई हो गया 8.33 टाइम्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। अगला देखो, व्हील बैरो 1.2 मीटर लॉन्ग। एक व्हील बैरो है, ये 1.2 मीटर लॉन्ग है। इट हैज 900 न्यूटन लोड, यानी कि ये जो लोड रखा हुआ है, ये जो लोड है ये 900 न्यूटन का लोड है। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सेस। तो ये फलक्रम है, ये फिक्स पॉइंट है, इसी के अबाउट ये घूमने वाला है। ठीक है, फलक्रम से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लोड रखा हुआ है। व्हाट फोर्स इज नीडेड टू लिफ्ट द व्हील बैरो? कह रहे हैं इस व्हील बैरो को उठाने के लिए, भैया हम यहां से एफर्ट देंगे, कह रहे हैं इसको उठाने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है। सिंपल है, देखो
ये लोड है, ये लोड आर्म है, यहां पर फलक्रम है, ये इफर्ट है। अगर ये इफर्ट है तो आपको बताना है कि भैया इफर्ट की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल यार, सिंपल। क्या बोलोगे? लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू इफर्ट इनटू इफर्ट आर्म। लोड कितना है भैया? 900 न्यूटन का। लोड आर्म कितना है? 40 सेंटीमीटर का। इफर्ट हमें निकालना है कितना देना पड़ेगा, और इफर्ट आर्म हमारा 1.2 मीटर का है। भैया 0 0 उड़ा देंगे, ये बनेगा 360 बटे 1.2 इफर्ट। तो इफर्ट की वैल्यू आ जाएगी ना, इफर्ट की वैल्यू आएगी 360 अपॉन 1.2, 300 न्यूटन के बराबर। 300 न्यूटन के बराबर हमें इफर्ट देना पड़ेगा। 300 न्यूटन के बराबर बेटा इफर्ट देना पड़ेगा। 300 न्यूटन के बराबर इफर्ट देना पड़ेगा। राइट है? राइट है? सोचो, तो है ना। अब यहां पर देखो इफर्ट आर्म बड़ा है। देखो इफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। इफर्ट आर्म अगर बड़ा है तो जल्दी से बता दो, क्लास 1 लीवर है, क्लास 2 लीवर है, क्लास 3 लीवर है? बताओ। इफर्ट आर्म बड़ा है, कौन सा लीवर है ये बेटा? बताओ। टूल क्या सिखाया मैंने तुम्हें? फ्ली। फ्ली, ठीक है। देखो ये तो हो नहीं सकता, ये फलक्रम हो गया, इधर इफर्ट हो गया, फलक्रम हो गया, इधर लोड हो गया। हमसे कह रहा है इफर्ट आर्म बड़ा है। ये इस कंडीशन में देखो इफर्ट आर्म ये बड़ा है ना, लोड आर्म चेक करो छोटा है। कौन सा लीवर हुआ ये? कौन सा लीवर हुआ? क्या बात है, क्या बात है। सीबीएसई वालों को इतना बता देना, सच बता रहे, वंडर हो जाएगा मेरा। हाँ हाँ, क्लास 2 लीवर है, क्या बात है ना। दिस इज क्लास 2 लीवर। राइट, चलो अगला देखो। अब यहां पर यार थ्योरी में आ गए हैं, थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं। आ जाओ, सारी चीजें समझा ही चुका हूं, अब तुम भी मजे लो, बेसिक बेसिक समझो। क्लास 1 लीवर में भैया फलक्रम बीच में होता है। क्लास 1 लीवर है, फलक्रम बीच में होता है। ये देखो फलक्रम है, एक तरफ एफर्ट होगा, एक तरफ लोड होगा, ठीक है। फलक्रम एकदम मिडिल पॉइंट पर हो ऐसा जरूरी नहीं है, फलक्रम यहां भी हो सकता है, फलक्रम यहां भी हो सकता है, लेकिन वो इफर्ट और लोड के बीच में ही होगा, ये गारंटी है। इफर्ट और लोड के बीच में ही होगा, ये गारंटी है यहां पर, ये गारंटी है यहां पर, है ना। सो फॉर क्लास 1 लीवर, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो दैट कैन हैव एनी वैल्यू इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, बता ही चुका हूं। क्लास 1 लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, बोलो कुछ भी हो सकता है, बोलो कुछ भी हो सकता है, बोलो बोलो बोलो, कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर देखो प्लायर, प्लायर में आपको दिखा चुका हूं, प्लायर चेक करो, मैं दिखा चुका हूं, ये देखो प्लायर में दिखा चुका हूं, बीच में फलक्रम है, यहां पर लोड लगेगा, यहां से इफर्ट दिया जाएगा, ये इफर्ट है, यहां पर क्या रखा हुआ है? लोड, और ये क्या है? फलक्रम। फलक्रम और लोड के बीच की दूरी बहुत कम है, जबकि इफर्ट और फलक्रम के बीच की दूरी ज्यादा है। बेटा ये क्लास 1 लीवर हो गया, क्लास 1 लीवर हो गया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये देखो ये क्या है हमारा? देसी, क्या है? फावड़ा। अरे यार नहीं समझ में आया, ये क्या चीज है? स्पेड, फावड़ा। इसका क्या काम है? इसका काम है मिट्टी को पलटना, फावड़ा। ये है, ये देखो इसमें मिट्टी लगी हुई है, ये देखो, ये देखो। हाँ, हमने क्या बोला? अब मिस्त्री थे, पढ़ाने से पहले मिस्त्री थे। हाँ, घर और बनाने का काम है हमारा, है ना। यस, घर और बनाने का काम है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पार्ट टाइम। बाकी पढ़ाने वाला काम तो पार्ट टाइम है, कभी कभी पढ़ा लेते हैं, बाकी असली काम तो यही सब है हमारा। हाँ, ये जो फावड़ा है देखो, इसका काम है मिट्टी को पलटना। तो इससे हम लोग ऐसे मिट्टी उठाते हैं, इसको पलट देते हैं। अरे भाई नहीं समझ में आया सर? इसमें फलक्रम कहां है? ये है फलक्रम, इसी के अबाउट तो घूमता है, ये फलक्रम है। सर लोड कहां पर होगा? देखो बेटा, लोड कहां पर होगा? इस पर लोड होगा,
इस पर लोड होगा, ये फलक्रम होगा, और यहां से क्या दे रहा हूं मैं, इफर्ट दे रहा हूं। अरे सर, नहीं समझ में आया सर। यहां पर लोड है, लोड और फलक्रम के बीच की दूरी कम है, जबकि इफर्ट और फलक्रम के बीच की दूरी ज्यादा है। फील आया है क्या? अगर फील आया है, एक बार हार्ड स्पैम हो जाए सभी का। फील आया है, हार्ड स्पैम हो जाए। इसी को बोलते हैं स्पेड। थोड़े पढ़े लिखे मिस्त्री हैं हम, है ना, बीटेक एमटेक एमएससी, पढ़े लिखे मिस्त्री हैं, इसलिए हम इसको नाम क्या देंगे, स्पेड। क्या नाम देंगे, स्पेड, राइट। इट इज स्पेड टर्निंग सॉइल, इसका काम है मिट्टी को पलटना। ठीक, फिर अगला है शेयर्स। शेयर्स जो होते हैं बेटा, वो कैंची जैसे ही होते हैं, लेकिन इसका काम है मेटल शीट्स को काटना। मेटल शीट्स को काटना, है ना, ये इसका मेन काम होता है। कैंची जैसे ही होते हैं, बट इसका काम है मेटल शीट्स को कट करना। बाकी सीजर्स देखो यहां पर है, कैंची यहां पर रखा हुआ है, कैंची भी क्लास 1 लीवर में ही आता है, लेकिन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। यहां पर देखो लोड और फलक्रम के बीच की दूरी कम है, जबकि फलक्रम और इफर्ट के बीच की दूरी ज्यादा है। जबकि इसमें देखो क्या होता है, इसमें इफर्ट और फलक्रम के बीच की दूरी कम है, लोड और फलक्रम के बीच की दूरी ज्यादा है। डिफरेंस है दोनों में। क्लास 1 लीवर ही दोनों है, लेकिन दोनों के कैटेगरी में डिफरेंस है। एक केस 1 2 में आएगा, है ना, एक दूसरे में आएगा। 300 इसका एग्जांपल मैं दे ही चुका हूं, डुगू लाल और डुगी देवी जी के साथ। उसके बाद क्रोबार होता है, जिस पर मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूं। क्रोबार का काम है, किसी एक इस तरीके के ब्लॉक को नीचे से पहले वो फंसा लिया जाएगा और उसके बाद उसको ऐसे खींचा जाएगा। ठीक, फिर ये है ही है। उसके बाद ये क्लॉ हैमर है। क्लॉ हैमर है, इसका काम है कोई किसी भी कील को निकालने का। ये आप देख पा रहे होंगे, हैमर तो हमारे पास भी है, लेकिन इसके पीछे साइड में ऐसा नहीं बना हुआ है, कील निकालने वाला यार। तो यहां पर देखो फलक्रम है, ये पॉइंट फलक्रम है, यहां पर इफर्ट लगा रहे हैं, यहां पर लोड होगा। ठीक है, और किसी भी नल में भी यही होता है, यहां कहीं पे फलक्रम होता है, यहां पे लोड लगाते हैं, सॉरी इफर्ट लगाते हैं, और इधर से जो है लोड यानी पानी होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्लास 1 लीवर में फिर से देखो, अब यहां पे बता रहा है कि भैया फोर्स आर्म जो है इज लॉन्गर देन लोड आर्म होगा, तो वो फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज होगा, ये सब मैं बता चुका हूं। ठीक है, क्लास 1 लीवर जो होता है उसमें भी फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज होने वाला है शीयर्स, क्रोबार, प्लायर्स, क्लॉ हैमर, और हमारा स्पून यूज टू ओपन लिड। किसी भी बोतल की ढक्कन को खोलने के लिए भी ना हम चम्मच लगा करके ऐसे घुमा करके खोल दिया जाता है। तो वहां पर भी चेक करो, ये फलक्रम है, ठीक है, यहीं पे लोड है, इधर फलक्रम है, ये लोड है, और यहां पर हमारा इफर्ट लगा होता है। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज हो रहे हैं। क्लास 1 लीवर ही है, लेकिन फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, अब क्लास 1 लीवर ही चल रहा है, लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम चेंज इन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। लेफ्ट पैन और राइट पैन में देखो, कह रहे हैं कि क्लास 1 लीवर हैज इफर्ट आर्म एंड लोड आर्म ऑफ इक्वल लेंथ। अगर इफर्ट आर्म, मान लो एक तरफ आपने इफर्ट रखा, एक तरफ आपने लोड रखा, तो ये इफर्ट आर्म हो गया और ये लोड आर्म हो गया। अगर ये दोनों बराबर है तो सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन का काम होगा। जितना इधर लगाओगे इफर्ट, उतना ही लोड इधर रखना पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा, जैसे फिजिकल बैलेंस जो है, फिजिकल बैलेंस जो है, या सी सॉ हो गया हमारा। ये दोनों ही एग्जांपल्स किसके हैं, ये क्लास 1 लीवर है, लेकिन यहां इफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों बराबर है। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट, ये इसका मेन काम है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, गेन इन स्पीड ऑब्टेन करना, यानी वेलोसिटी मल्टीप्लायर, यानी सीजर्स। कैंची जो है वो क्लास 1 लीवर है, लेकिन इसका काम क्या है, गेन इन स्पीड, यानी स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में यूज करना। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कैंची क्लास 1 लीवर है, लेकिन गेन इन स्पीड, ठीक है, ये इसका मेन काम है। ऐसे ही जब नाव पर बैठ करके इस तरीके से इसको चला रहे होते हैं हम लोग, तो यहां पर देखो लोड लगता है, ठीक है, ये फलक्रम होता है, और अपने हाथ से हम लोग यहां पर इफर्ट दे रहे होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, फलक्रम और लोड के बीच की जो दूरी है वो ज्यादा है, जबकि इफर्ट और फलक्रम के बीच की ये जो दूरी है ये कम होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में यूज हो रहा है, स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में यूज हो रहा है। एंड 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 कर रहे हो यार तुम लोग, है टॉपिक पूरा ना करें क्या?
देखो मेरे प्यारे बच्चों, 9 लेक्चर आज हो गया है, ठीक है, 9 लेक्चर हो गया है, और 10th लेक्चर जो इसका होगा नेक्स्ट वीक, जो लेक्चर मैं लूंगा 10th लेक्चर, दैट विल बी लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। मेरी हमेशा की आदत रही है कि मैं किसी भी चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं। खुद सोचो, लीवर मैंने कितना डिटेल में तुमको समझा चुका हूं। अगर हम चाहें तो ये सब हम स्किप कर सकते हैं, मैं आपसे बोल सकता हूं ये सब तो समझा ही दिया, इसको पढ़ लेना, फिर भी मैं समझा रहा हूं। कारण क्या है, मैं हमेशा डिटेल में पढ़ाना पसंद करता हूं, हल्के में पढ़ाना मैं पसंद नहीं करता। और आईसीएससी बोर्ड में जब तक डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक तुम टॉप नहीं कर पाओगे, और टॉप करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कंसेप्ट्स में क्लैरिटी लाना। तो तभी होगा बेटा जब डिटेल पढ़ोगे, इन डेप्थ पढ़ोगे। इसलिए अगर थोड़ा 10-5 मिनट ज्यादा भी पढ़ा देते हैं तो उसमें परेशान मत हुआ करो, तुम्हारी ही भलाई के लिए पढ़ाते हैं यार, खुद सोचो, वरना तुम्हें 10 मिनट ज्यादा पढ़ाने से मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसा तो मिलना नहीं है, मुझे उतना ही मिलना है जितना मिलना है, ठीक है ना। कहेंगे सर जी कितना मिलेगा पहले ये बता दो। हाँ, तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, सभी लोग सिर्फ ध्यान से सुन लो यार, 5-10 मिनट और है ना, समझा तो चुके ही है। क्लास 2 लीवर में क्या होगा भैया, क्लास 2 लीवर में लोड बीच में हो जाएगा, बाकी दोनों इधर उधर होगा, ठीक है। ये हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखो, हम लोग का जो पैर है, अपने पैर से जब हम केवल इस पंजे के दम पर जब हम लोग खड़े होते हैं, तो यहां पर जरा चेक कर लो, ये हमारा फलक्रम होता है, इसके अबाउट हम टर्न हो रहे हैं, ये फलक्रम है। यहां पर देखो क्या है, लोड है, और इधर की तरफ हम लोग क्या देते हैं, इफर्ट। ये पेपर कटर है, पेपर कट करने वाला, ठीक है, इसमें भी यही चीज होता है। यहां पर फलक्रम है, यहां पर हम लोग इफर्ट दे रहे हैं, और ये लोड रखा हुआ है, ठीक। ये देखो मैंगो कटर, आजकल आम के अचार का सीजन है ना, मैंगो कटर में भी इधर की तरफ फलक्रम होता है, यहां से हम लोग क्या देते हैं, इफर्ट, यहां पर लोड रखते हैं। लेमन स्क्वीजर, इसमें भी यही होता है, नींबू निचोड़ने वाला, है ना। बोतल ओपनर, किसी भी बोतल को ओपन करने वाला जो होता है, उसमें भी देखो यही चीज है। नट क्रैकर, है ना, कोई भी नट क्रैक करने वाला जो होता है, सरोता जिसको बोलते हैं, यहां पे फलक्रम है, यहां बीच में आप नट रखते हो, इधर से आप इफर्ट लगाते हो, राइट। बार टू लिफ्ट लोड, किसी भी लोड को उठाने के लिए जो क्रो बार होता है, वो हमारा क्लास 2 लीवर है। व्हील बैरो, जिसपे मैंने न्यूमेरिकल आपको कराया, इस पर दोनों पे मैं न्यूमेरिकल करा चुका हूं, ये दोनों ही आपके क्लास 2 लीवर होते हैं। अब देखो क्लास 2 लीवर में ही आपको एक चीज बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इफर्ट आर्म 10 सेंटीमीटर है और लोड आर्म अगर 4 सेंटीमीटर है, इफर्ट आर्म 10 सेंटीमीटर है, लोड आर्म 4 सेंटीमीटर है, सर मैकेनिकल एडवांटेज बता दीजिए। तो बेटा मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है उसका बेसिक फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया तुम्हें, लोड अपॉन इफर्ट, विच इज इक्वल टू इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, है ना। तो इफर्ट आर्म कितना है, 10 सेंटीमीटर, लोड आर्म कितना है, 4 सेंटीमीटर, 10/4 करोगे 2.5 आ जाएगा, राइट। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 2.5 है और एक आइडियल लीवर यूज कर रहे हो, आइडियल लीवर की इफिशियंसी कितनी होती है, 1 के बराबर। आइडियल केस में इफिशियंसी कितनी होती है, 1 के बराबर। बेटा जरा ध्यान से सोचो, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो इफिशियंसी टाइम्स वेलोसिटी रेशियो होता है कि नहीं होता है। अगर इफिशियंसी 1 है तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा, यानी वेलोसिटी रेशियो भी 2.5 हो जाएगा अगर आइडियल है तो। लेकिन अगर आइडियल नहीं है और हमसे क्वेश्चन में कहा जाए भैया इसकी इफिशियंसी केवल 0.6 के बराबर है, तो बेटा इस बार अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज की बात करूंगा तो दैट इज इक्वल टू इफिशियंसी टाइम्स वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो उतना ही रहेगा, वेलोसिटी रेशियो विल रिमेन सेम, वेलोसिटी रेशियो पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी 2.5 ही रहेगा, ठीक है। इफिशियंसी 0.6 होगी, वेलोसिटी रेशियो 2.5 होगा, सॉल्व करोगे 1.5 के बराबर मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज विल बिकम 1.5। मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। इस पर न्यूमेरिकल तुमसे पूछा जा सकता है। अगर रियल है तो इफिशियंसी हमेशा कम होगी, आइडियल है तो इफिशियंसी जो है, मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हमेशा वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो सकता है, ये आइडियल केस है। अदरवाइज मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है दैट इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो, दिस इज रियल केस, ठीक है। यही हो सकता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वेलोसिटी रेशियो हो जाए, नॉट पॉसिबल। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वेलोसिटी रेशियो हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये असंभव है।
इस पर एक एमसीक्यू में पिछली क्लास में तुम्हें करवा चुका हूं, राइट, चेक कर लेना। अब बताइए सर क्लास थर्ड लीवर क्या होता है? क्लास थर्ड लीवर में भैया इफर्ट, फ्ली, इफर्ट बीच में होता है, फलक्रम और लोड जो है वो इधर उधर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जरा चेक कर लो, शुगर टोंग, चीनी उठाने वाला शुगर टोंग, है ना। इधर देखो ये फलक्रम है बेटा, यहां पर लोड लगाते हो बीच में, सॉरी इफर्ट लगाते हो, यहां लोड रखा जाता है, ठीक है। मसल्स, जो आप डंबल उठाते हो, डंबल, है ना, तो ये क्या है, यहां पर फलक्रम है, इधर से आप इफर्ट लगा रहे हो, ये लोड है, ठीक है। ये देखो ये क्या है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं फायर टोंग्स, है ना, फायर टोंग्स, यानी कि आग लगी है, उनमें से जब, उसमें से जब कोई चीज उठाते हो तो यहां पर देखो, यहां पर लोड होगा, ये लोड है, ये फलक्रम है, यहां पर इफर्ट लगा रहे हो, राइट, ठीक है। इस तरीके का सीन है। अगले में देखो, यहां पर ये तो ये वाला केस मैं आपको दिखा ही चुका हूं। ऐसे ही ये केस देखो, ये केस देखो, चाकू के केस देख लीजिए आप, ठीक है। चाकू वगैरह भी हमारे पास रखा ही होगा यहां पर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्लास थर्ड लीवर में ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, पढ़िएगा, बिल्कुल सेम चीज है, इसमें कुछ भी नई बात बेटा यहां पर नहीं है, राइट। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो ऑफ लीवर, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं, कब वो इक्वल टू वन, लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, यानी क्लास वन लीवर में कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, लेस देन वन, लेकिन क्लास टू लीवर में वो हमेशा ग्रेटर देन वन होगा, क्लास थ्री लीवर में हमेशा लेस देन वन होगा। ये सब बात मैं आपको सिखा चुका हूं, समझा चुका हूं। चलो अब कुछ आपसे क्वेश्चंस करा लिए जाए, जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, फटाफट क्वेश्चंस की बात करते हैं। कैलकुलेट ideal mechanical advantage of a lever in which effort arm is 60 centimeter and load arm is 4 centimeter। चलो मैकेनिकल एडवांटेज की बेटा वैल्यू बताओ, बताओ। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन इफर्ट विच इज इक्वल टू इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। बोलो, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, बता दो। समृद्धि बेटा, वेलोसिटी रेशियो जो होता है ना, वेलोसिटी रेशियो का सिंपल सा मतलब क्या था, दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ इफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, जो कि और किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, ना वो फ्रिक्शन पर डिपेंडेंट है, ना वो मास पर डिपेंडेंट है, इसलिए वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब है इफर्ट आर्म जो कि 60 है, लोड आर्म जो कि 4 सेंटीमीटर है, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आना चाहिए, 15 के बराबर, 15 के बराबर आना चाहिए, 15 के बराबर आना चाहिए, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 82.19% बच्चों ने सही किया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे ड्रॉ सिंगल सिंपल डायग्राम फॉर फायर टोंग्स एंड मार्क ऑन इट फलक्रम एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इफर्ट। कह रहे हैं कि फायर टोंग का डायग्राम बनाओ, तो ऐसा सिंपल डायग्राम बना देना, ठीक है। यहां पे लोड होगा, इधर इफर्ट देंगे, और यहां कहीं पर हमारा फलक्रम होगा। हमसे कह रहे हैं इफ लोड आर्म इज 15 सेंटीमीटर, लोड आर्म हमसे कह रहे हैं 15 सेंटीमीटर अगर है ये लोड आर्म, एंड इफर्ट आर्म इज 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, विच इज लोड अपॉन इफर्ट विच इज इक्वल टू इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। चलो आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो। इफर्ट आर्म, एकदम सिंपल है। और एक चीज और है, कह रहा है नेम द क्लास ऑफ लीवर, तो भैया इस लीवर का क्लास कौन सा हुआ, थर्ड, है ना, थर्ड क्लास लीवर है क्लास थर्ड लीवर है, ठीक है। इफर्ट आर्म कितना हुआ भैया, 5 सेंटीमीटर, लोड कितना हुआ 15 सेंटीमीटर, क्या ये वैल्यू 1/3 आएगी, वैल्यू 1/3 आएगी, 1/3 मतलब डी ऑप्शन, 1/3 मतलब डी ऑप्शन। किया कह रही है गलती से गलत हो गया, ऐसा कैसे बेटा, डी वाला ऑप्शन सही है,
66% बच्चों ने सही किया। यार इफर्ट आर्म साफ साफ हमें दिख रहा है 5 सेंटीमीटर का है, लोड आर्म 15 है, 5/15 1/3 आ जाएगा यार। चलो अगला देखो, नेक्स्ट देखो। कह रहे क्रो बार 2 मीटर लॉन्ग इज पाइवोटेड अबाउट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स टिप। ये बेटा इस पॉइंट पर पाइवोटेड है, इसके टिप से 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर है और 2 मीटर लॉन्ग है, यानी कि ये जो क्रो बार है इसका टोटल लेंथ 2 मीटर के बराबर है। टोटल लेंथ 2 मीटर के बराबर है। फलक्रम और लोड के बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो बचा हुआ डिस्टेंस बोलो 190 सेंटीमीटर हो जाएगा। 190 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द क्रो बार। भैया मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है लोड अपॉन इफर्ट, जिसका मतलब होता है इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। इफर्ट आर्म कितना है हमारा, यहां से मैं इफर्ट लगा रहा हूं, ये फलक्रम है तो ये हो गया 190 और लोड यहां पर है और फलक्रम ये हो गया 10 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू बोलो 19 के बराबर हो गई बेटा। मैकेनिकल एडवांटेज बोलो 19 हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड टू द अदर एंड, है ना, टू डिस्प्लेस अ लोड ऑफ 100 किलोग्राम फोर्स। कह रहे हैं कि अगर 100 किलोग्राम फोर्स का लोड है तो आप बता दो कितना इफर्ट मेरे को लगाना चाहिए। तो सिंपल सा है बेटा, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू इफर्ट इनटू इफर्ट आर्म। लोड कितना है 100 किलोग्राम फोर्स का, ठीक है, लोड आर्म कितना है 10 सेंटीमीटर का, इफर्ट हमें निकालना है और इफर्ट आर्म हमारा है 190 सेंटीमीटर का। 0 0 कैंसिल होगा, इफर्ट की वैल्यू आ गई 100/19 किलोग्राम फोर्स के बराबर। 100/19 आप निकाल भी सकते हो, वैल्यू 5.26 आ जाएगी। 5.26 किलोग्राम फोर्स के बराबर का इफर्ट हम लोगों को देना पड़ेगा, राइट है। दिया कह रही है सर क्या वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। मीटर को सेंटीमीटर में इधर उधर किया ही है, किया ही है। 190 कहां से आया था भैया, टोटल था 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर, 10 इधर रहा तो 190 इधर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यूनिफॉर्म सीसॉ 5 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड एट इट सेंटर। एक सीसॉ है, ये मिड पॉइंट है, ये फलक्रम है, यहां पर सपोर्टेड है। अ बॉय वेइंग 40 किलोग्राम फोर्स सिट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सीसॉ। यहां सेंटर से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर यहां पर एक बॉय बैठा है, एक बॉय बैठा है, ठीक है। उस बॉय का जो वेट है वो 40 किलोग्राम फोर्स इसका वेट है, ठीक है। कह रहे हैं टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग। सब लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो सीसॉ किस क्लास का लीवर होता है, जल्दी से करो। फिर कह रहा है फाइंड वेयर अ गर्ल ऑफ वेट 20 किलोग्राम मस्ट सिट ऑन द सीसॉ सो एज टू बैलेंस द वेट ऑफ द बॉय। मान लो कन्या यहां कहीं बैठी है ना, गर्ल, उसका वेट है 20 किलोग्राम फोर्स, है ना। कन्याओं का वेट देखो बालकों से कम ही होता है, राइट। मान लेते भैया कितनी दूरी पे बैठी है, वो x डिस्टेंस पे बैठी है, तो सीधी सी बात मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना। तो बेटा क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन दे रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज ये। तो क्लॉकवाइज मतलब हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस 1, इधर हो जाएगा 20 इंटू डिस्टेंस x, ये इसको काटेगा 2 आएगा, x की वैल्यू 2 मीटर आ जाएगी। 2 मीटर की दूरी पर बैठालना पड़ेगा और ये लीवर क्लास 1 लीवर है, सबको बात पता है, क्लास 1 लीवर है। 2 मीटर की दूरी पर कन्या को बैठाल दो, काम बन जाएगा भैया। अगला देखो, a cook uses a fire tong of length 28 centimeter to lift a piece of burning coal of mass 250 ग्राम। यानी कि ये लोड है हमारा, लोड का मास हमें पता है। कह रहे फायर टोंग ऑफ लेंथ दिस टू लिफ्ट अ पीस ऑफ बर्निंग कोल। अच्छा, इफ ही अप्लाइज इफर्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, तो ये क्या हो गया, दिस इज इफर्ट आर्म फ्रॉम फलक्रम, फाइंड द इफर्ट, ठीक है। फाइंड द इफर्ट कह रहा है आपको। अब देखो जरा, अगर ये इफर्ट आर्म है तो ऑब्वियस है ये लोड आर्म रहा होगा,
हमसे कह रहा है इफर्ट की वैल्यू बता दो। भैया इफर्ट इंटू इफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। इफर्ट की वैल्यू निकालना है। इफर्ट आर्म 7 सेंटीमीटर है, लोड हमारा कितना है 250 ग्राम का, और लोड आर्म कितना है 28 सेंटीमीटर का, 28 सेंटीमीटर का। तो बेटा इफर्ट की वैल्यू कितनी आई, 7 चौका 28 और 250 गुणे 4 यानी कि 1000 ग्राम, क्योंकि 250 ग्राम था। इफर्ट हमें कितना लगाना पड़ेगा, सॉरी ये डाइन हो गया 1000 डाइन, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर और ग्राम में था तो डाइन हो गया। 1000 डाइन आ जाएगा, 1000 डाइन आ जाएगा बेटा। भाई इफर्ट इंटू इफर्ट आर्म बराबर लोड इंटू लोड आर्म, ठीक है। इफर्ट निकालना है, इफर्ट आर्म कितना है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर, लोड कितना है 250 ग्राम के बराबर। अगर ग्राम में मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है, लोड जो है अगर मैं इसको ग्राम में ले रहा हूं तो कायदे से ये इफर्ट भी हमारा ग्राम में ही आएगा। एक मिनट, ये भी ग्राम में ही आएगा बेटा। अगर आप लोड को ग्राम में डाल रहे हो तो इफर्ट भी हमारा ग्राम में ही आएगा, यानी कि दिस इज 1000 ग्राम फोर्स, 1000 ग्राम फोर्स, है ना, ये आ जाएगा 1000 ग्राम फोर्स। और 1 ग्राम फोर्स ये तो मैं सिखा ही चुका हूं आपको, 1 ग्राम फोर्स 980 डायंस के बराबर होता है। नहीं समझ में आई? अरे यार ये तो तुम्हें वैसे रट गया होगा, 1 GF इज 980 डायंस, है ना। तो भैया 1 ग्राम फोर्स 980 डायंस के बराबर होता है, तो 1000 ग्राम फोर्स है, निकाल लेना। अरे भाई ठीक है। कह रहे कुक यूजेस अ फायर टोंग ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर टू लिफ्ट अ पीस ऑफ बर्निंग कोल। ओके, फायर टोंग की टोटल लेंथ इतनी है। इफ ही अप्लाइज इफर्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द फल्क्रम, फाइंड द इफर्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसा कर रहा हूं कि इसको मैं हटा रहा हूं अभी। इस क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, आप लोग एक बार ट्राई करना है इसको, ठीक है। इसमें एक बात देखो और कही गई है, इसको मैं होमवर्क में डाल रहा हूं अभी। एक बात कही गई है, कह रहे कुक यूजेस अ फायर टोंग ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर। ये उसकी पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लिफ्ट अ पीस ऑफ बर्निंग कोल ऑफ मास दिस। तो फायर टोंग को अगर मैं सिंपली बनाऊं तो कुछ इस तरह का था, है ना, यहां कहीं पे फलक्रम था, यहां कहीं पे बर्निंग कोल रहा होगा, तो ये हमारा लोड हो गया, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ बेटा 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर दे रहा है टोटल लेंथ, ठीक है। इफ ही अप्लाइज इफर्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द फल्क्रम, इफर्ट अगर उसने यहां से लगाया है, इफर्ट कह रहा है कि अगर वो इफर्ट 7 सेंटीमीटर पे लगा रहा है, ये टोटल 28 है, ये 7 है, क्या ये बचा हुआ डिस्टेंस 21 हो जाएगा? क्या ये बचा हुआ डिस्टेंस 21 हो जाएगा? बेटा अब तुम लगाना, लोड इंटू लोड आर्म 21 बराबर इफर्ट इंटू इफर्ट आर्म जो कि है 7, और लोड की वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है 250 ग्राम, 250 ग्राम, 7 तिया 21, इफर्ट की वैल्यू आ जाएगी 750 ग्राम फोर्स के बराबर, 750 ग्राम फोर्स के बराबर, राइट, यस। अब सही है, अब जाकर सही है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि फायर टोंग का टोटल लेंथ 28 दे रहा था, टोटल लेंथ 28 दे रहा था, तो उसके डायग्राम को सोचना पड़ेगा, है ना, डायग्राम को सोचना पड़ेगा कि इसका डायग्राम होता कैसे। कुछ इसी तरीके का डायग्राम इसका था पीछे, है ना, यहां कहीं से पकड़ता था उसको, राइट। ट्राई करना, ट्राई करना, नहीं आएगा बताना। फिर एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इस क्वेश्चन में कह रहा है लीवर फॉर विच मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 एज द, ऐसा लीवर जिसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है, उसमें क्या होगा बताओ।
फलक्रम मिड पॉइंट पर होगा। देखो लेस देन वन, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन का मतलब हो गया कि ये हमसे क्लास 3 लीवर की बात कर रहा है, क्लास 3 लीवर की बात कर रहा है। फलक्रम मिड पॉइंट पे नहीं होगा। लोड बिटवीन इफर्ट एंड फलक्रम, देखो क्लास 3 है तो फ्ली, फ्ली है ना, एफ यहां होगा, लोड यहां होगा। कह रहे लोड बिटवीन इफर्ट एंड फलक्रम, गलत है। इफर्ट बिटवीन फलक्रम एंड लोड, सोचो तुम, हो सकता है कि नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा। लोड एंड इफर्ट एक्टिंग एट सेम पॉइंट, ये तो बिल्कुल ही ब्लंडर है, लेकिन मैं सही आंसर नहीं बता रहा हूं। हाँ, हम क्यों आंसर बताएं भैया, पोल पे तुम्हें आंसर करना है सी वाला, हम क्या जाने कौन सा सही है। मैं तो चीटिंग नहीं करूंगा भाई, देखो मैं आंसर नहीं बताऊंगा। क्लास 3 लीवर है ना। उज्जवल कह रहे हैं सर यू वर्किंग रॉन्ग, वाई आई वर्किंग रॉन्ग, आई वर्किंग राइट। इफर्ट बिटवीन फलक्रम एंड लोड, ये जो इफर्ट है वो फलक्रम और लोड के बीच में होता है। सी वाला ऑप्शन सही था, 82.79% बच्चे समझ गए। चलो जी, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्लास 2 लीवर्स आर डिजाइन टू हैव, क्लास 2 लीवर के लिए इनमें से कौन सा सही है। क्लास 2 लीवर, अरे एंड होने वाला है भाई, क्लास 2 लीवर के लिए इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। मैकेनिकल एडवांटेज कह रहा है वेलोसिटी रेशियो के बराबर, ये नहीं हो सकता, ये क्लास 1 लीवर में तो पॉसिबल है, 2 में नहीं हो सकता। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वेलोसिटी रेशियो, ये तो वैसो कभी नहीं हो सकता, ये तो वैसो कभी नहीं हो सकता, ये तो संभव है। हाँ, ये तो संभव ही नहीं है, राइट। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, ये हो नहीं सकता, ये क्लास 3 लीवर का होता है। बाकी हम क्यों बताएं सही वाला कौन सा है, हम थोड़ी ना बताएंगे सही कौन सा है? हमें क्या पता सी वाला सही है। मैं तो बताया ही नहीं सी वाला, है ना। 78.75% बच्चे देखो एकदम सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब हमरे ह्यूमन बॉडी में देखना है कि भैया लीवर ईवर है कि नहीं है। लीवर ऐसी चीज है जो हर जगह देखने को मिल जाती है, राइट। हमारे ह्यूमन बॉडी में एक लीवर वाला होता है, उसको छोड़ दो, दूसरे वाले लीवर की बात हो रही जो अपन ने यहां पढ़ा है। सबसे पहला, जब हम लोग मुंडी ऐसे हिलाते हैं ना, जब हम लोग अपनी ऐसे ऐसे मुंडी हिलाते हैं ना, ऐसे ऐसे, यस सर, सर, यस सर, तो जब हम लोग कभी ऐसे मुंडी हिलाते हैं तो बेटा यहां कहीं पर फलक्रम होता है ना। अगर कंकाल वाली खोपड़ी लाएं, खोल के देखें, तो यहां कहीं पर फलक्रम होता है, इधर इफर्ट लगता है और इधर लोड होता है, लोड होता है। इधर लोड है, इधर फलक्रम है, इधर इफर्ट है, तो ये क्लास 1 लीवर की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि फलक्रम बीच में है, फलक्रम बीच में है, तो हमारा मुंडी हिलाना क्लास 1 लीवर है, ठीक। फिर क्लास 2 लीवर हो गया हमारा पैर को ऊपर करना, पैर को ऊपर करना जिसमें लोड लगता है, देखो यहां से नीचे इफर्ट हम ऊपर लगा रहे हैं, इधर की तरफ हम इफर्ट लगा रहे हैं, इधर लोड लगता है, यहां कहीं पर फलक्रम होता है। पंजे के सहारे जब आप ऊपर उठते हो तो इस तरीके से क्लास 2 लीवर की तरह हम बिहेव कर रहे हैं। और जब हम लोग जिम में जाके डंबल वंबल अपनी बॉडी बाइसेप बना रहे होते हैं, तो भैया लोड यहां लग रहा है, ये हमारा फलक्रम है, और इफर्ट हम ऊपर की तरफ लगा रहे होते हैं, तो ये क्लास 3 लीवर की तरह बिहेव करता है। यानी कि मुंडी को हिलाना, अपने पैर से ऐसे ऊपर की तरफ उठना और डोले सोले बनाना, ये तीनों ही केस में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो भैया होमवर्क में एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, सोल्यूशन के साथ हमने दे दिया। सोचो हमसे बड़ा मास्टर कौन अच्छा मिलेगा तुम्हें, है। ये वाला तुम्हें खुद सॉल्व करना है, ये मैंने सोल्यूशन के साथ आपको दे दिया है, ये भी सोल्यूशन के साथ दे दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने मेरी क्लास को अटेंड किया। फटाफट एक बार बता दीजिए क्या आज की क्लास में मजा आया है? फावड़ा वावड़ा देख करके बता दीजिए जरा तो, है। ये फावड़ा चलाकर क्या आज की क्लास में मजा आया है आपको? क्या एक एक चीज समझ में आई है? जल्दी से बता दीजिए, है। लीडर बोर्ड दिखा दें, हाँ हाँ लीडर बोर्ड दिखा देते हैं।
तो भैया लीडर बोर्ड में सबसे आगे है फरहान राज, फिर है शुभम गुप्ता, फिर हर्षित गुप्ता, दीप, ये क्या लिखा है भैया, दीपनविता, और उसके बाद विनायक, आयुष, विभू, फिल्योर, चंदन, जानवी राजपूत और अभिषेक यादव। ये सारे बच्चे हैं भैया क्लास में। 5 में से 5 क्वेश्चन सही है ना? फटाफट बता दो। राइट। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, अब अपन लोग मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। आज आपको डीएचए नहीं दिया है मैंने, क्योंकि लेक्चर में काफी सारी चीजें आज मैंने पढ़ाया है। तो आज का आपका होमवर्क सिर्फ एक ही है, जो मैंने इधर 2-3 क्वेश्चन आपको करने को दिए हैं वो आप करेंगे। दूसरा, आप सभी लोग आज के लेक्चर का प्रॉपर रिवीजन करेंगे, प्रॉपर रिवीजन, क्योंकि लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लीवर से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है ना? और चलो यार, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। ठीक है, सभी लोग रेटिंग करना मत भूलना, और रेटिंग कितनी की जाती है सबको पता है, राइट? मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में।